सातो एक नॉर्मल सा लड़का था जो कि एक प्यारी सी लड़की से प्यार करता था, मगर वो लड़की इस दुनिया की थी ही नहीं। वो किसी और दुनिया से आई थी और फिर अपने प्यार को पाने के लिए सातो भी उसकी दुनिया में चला जाता है। मगर सातो की किस्मत में कुछ और लिखा था। अब सातो को इस दुनिया में 5 राजकुमारियों से शादी करनी होगी और फिर उनके साथ अपने प्यार की गहराई को बढ़ाकर उस दुनिया का अंत करने आए एबिस किंग को रोकना होगा। लेकिन क्या सातो ऐसा कर पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जंगल में एक छोटे से लड़के सातो को देखते हैं। सातो को अचानक से अपने सामने एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है और तभी अचानक उस रोशनी से 2 इंसान निकलते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आए हों। सातो की ही उम्र की एक लड़की अपना नाम हीमे बताती है और वो सातो से कहती है कि वो इस घटना के बारे में कभी भी किसी को भी ना बताए। बदले में वो सातो की दोस्त बनने का ऑफर रखती है और उस वक्त सातो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। सातो एक छोटा सा लड़का था, लेकिन उसे ये महसूस हो गया था कि उसे हमेशा इस लड़की की हिफाजत करनी होगी और यही सोचकर सातो ने हीमे का हाथ थामकर उसकी दोस्ती को कबूल कर लिया। अब उस घटना के 10 साल बाद हीमे के बुलाने पर सातो की आंख खुलती है। हीमे सातो के लिए नाश्ता बना रही थी और दोस्तों हीमे अब सातो की पड़ोसी बन चुकी है और इनकी दोस्ती हुए भी एक बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है। दोस्तों सातो ये बात जानता था कि हीमे का उसके दद्दू के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। वैसे सातो यहाँ ये नोटिस करता है कि हीमे पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है। दोस्तों हीमे बचपन से एक बात कहती आई है कि वो एक राजकुमारी है और उसे खुद को और मजबूत बनाना होगा, मगर सातो उसकी ये बात कभी ढंग से समझ नहीं पाया। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब हीमे सातो के गाल पर लगा चावल का टुकड़ा हटाकर उसे खा जाती है, तब इससे सातो बहुत शर्मा जाता है, यहाँ तक कि वो ब्लश करने लगता है। और इसके बाद ये दोनों स्कूल जाने से पहले हीमे के दद्दू से मिलते हैं और इसके बाद एक साथ स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सातो की नजर हीमे के गले पर मौजूद एक नेकलेस पर जाती है जिसमें 2 अंगूठियां थी और सातो को याद आता है कि ये अंगूठियां एंगेजमेंट रिंग्स हैं, यानी कि एक अंगूठी हीमे के लिए और दूसरी अंगूठी उसके हमसफर के लिए। और वैसे बचपन में हीमे ने सातो से वादा किया था कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब हीमे सातो से शादी करेगी। और जब सातो उन अंगूठियों को घूर रहा था तभी हीमे उसे देख लेती है। हीमे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसे ये रिंग अभी मिलने वाली नहीं है और इससे बेचारे सातो को लगता है कि शायद हीमे उनका वो बचपन का वादा भूल चुकी है। और इसके बाद स्कूल में हीमे बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ पास होती है और फिर वो अपने आप को एक राजकुमारी के रूप में प्रेजेंट करने लगती है, पर किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सातो के दोस्त सातो से बहुत ज्यादा चलते हैं क्योंकि वो हीमे जैसी एक सुंदर सी लड़की के साथ हर दिन स्कूल आता है। लेकिन सातो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, मगर तभी हीमे उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है और ये मैसेज देखकर सातो शर्माने लगता है क्योंकि उसके दिल में हीमे को लेकर फीलिंग्स जाग रही थी। सातो ये ठान लेता है कि वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। अब स्कूल के बाद दोनों एक फेस्टिवल में मिलते हैं। सातो हीमे को इस प्यारे से युकाता में देखकर शर्मा जाता है, मगर हीमे उसका मजाक उड़ाने लगती है। हीमे सातो को बचपन की वो बात याद दिलाती है कि जब ये दोनों इसी तरह एक फेस्टिवल में खो गए थे, मगर उस छोटी सी उम्र में भी सातो हीमे का हाथ थामे हुए था। और यही याद कर हीमे कहती है कि छोटा सातो बहुत ज्यादा कूल था, जिससे सातो को लगता है कि क्या हीमे उसे उसका हाथ थामने का इशारा कर रही है। और इसके बाद ये दोनों उस जगह पर घूमने लगते हैं और यहाँ हीमे के साथ वक्त गुजार कर सातो तो बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद ये दोनों एक शूटिंग रेंज पर जाते हैं जहाँ सातो हीमे के लिए एक फ्लफी डॉल जीतता है। उस रात खूबसूरत आसमान के नीचे सातो हिम्मत जुटाकर हीमे से अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है कि वो हीमे से कितना ज्यादा प्यार करता है, मगर तभी अचानक आसमान में फायरवर्क्स फटना शुरू हो जाते हैं और सातो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता, जिसके बाद उसके ये जज्बात उसके अंदर ही रह जाते हैं। हीमे बहुत एक्साइटमेंट के साथ आसमान को देखती है और कहती है कि ये पल जो वो सातो के साथ गुजार रही है ये उसके लिए बहुत ज्यादा अनमोल है। हीमे कहती है कि वो एक खास बात सातो को बताना चाहती है। अब हीमे के प्यार में डूबा सातो उसे लगता है कि हीमे यहाँ पहले अपने प्यार का इजहार करने वाली है, लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब हीमे उसे बताती है कि वो कल हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर अपने गांव वापस जा रही है। जिसके बाद सातो हीमे को उसके घर छोड़ने जाता है। वो हीमे से बात करना चाहता था, मगर हीमे उसे कुछ भी कहने से रोक देती है और कहती है कि उसने जो वक्त सातो के साथ गुजारा है वो उसकी जिंदगी के सबसे ज्यादा खूबसूरत लम्हे थे। जिसके बाद सातो घर आकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है
उसे खुद पर बहुत शर्म आती है, क्योंकि यहाँ वो उस लड़की को खो रहा था जिसे वो हमेशा से अपनी जीत समझता आ रहा था। और इसके बाद जब सातू खिड़की के बाहर देखता है, तभी उसे फिर से वही चमकदार रोशनी दिखाई देती है जो उसने बचपन में तब देखी थी जब वो पहली बार हीमे से मिला था। और अब तभी सातू हीमे के पास जाने का फैसला करता है। दूसरी ओर हीमे एक पोर्टल में एंटर करने ही वाली होती है कि तभी सातू भी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां हीमे के साथ उसकी पहली मुलाकात हुई थी। और अब यहाँ हीमे सातू को बताती है कि वो अपने गांव नहीं जा रही, बल्कि अपनी दुनिया में वापस लौट रही है, वो दुनिया जहां वो पैदा हुई थी। और अब वहीं उसे किसी से शादी करनी है, क्योंकि हीमे एक राजकुमारी थी। सातू को यहाँ कुछ समझ नहीं आता। वो हीमे से कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मगर हीमे उसकी बात नहीं सुनती। मगर सातू भी हार मानने को राजी नहीं था। उसे महसूस होता है कि वो सच में हीमे से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो यहाँ पर अपने उसी प्यार का इजहार करने आया था। और क्योंकि हीमे अपनी दुनिया में वापस लौट रही थी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने प्यार को पाने में कामयाब नहीं हो सकता। वो हीमे के लिए, हीमे की दुनिया में जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो वहां महल में पहुंचता है, तब वो देखता है कि हीमे की शादी एक राजकुमार से होने जा रही थी। सातों सबके सामने हीमे को पुकारता है, मगर उसका परिवार ये देख बहुत हैरान होता है कि ये अजीब सा लड़का कौन है। और यहाँ तक कि हीमे भी उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक भयानक सा मॉन्स्टर आ जाता है। हीमे के दद्दू हीमे को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक वो भी सातों को देखकर हैरान हो जाते हैं। और तभी वो मॉन्स्टर इस मौके का फायदा उठाकर हीमे के दद्दू को घायल कर देता है। जख्मी हालत में हीमे के दद्दू हीमे से कहते हैं कि वो अपनी अंगूठी जल्द से जल्द उस राजकुमार को पहना दे। लेकिन तभी हीमे सातों को देखती है जो उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा था। और बस यही देख अगले ही पल में हीमे एक फैसला करती है और सातों को किस कर लेती है। और इस वजह से दोनों में ही एक अजीब सी रहस्यमयी ताकत आ जाती है। और ये राजकुमार हीमे के इस फैसले से नाराज नहीं होता, बल्कि सातों को उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए वो उसे अपनी तलवार दे देता है। और अगले ही पल में सातों की तलवार रोशनी से चमकने लगती है और फिर सातों उस मॉन्स्टर को अपने एक ही वार से खत्म कर देता है। लेकिन ये पावरफुल अटैक करने की वजह से सातों वहीं बेहोश हो जाता है। और इसके कुछ देर बाद सातों की आंख राजा के शाही कमरे में खुलती है। यहाँ हीमे सातों को याद दिलाती है कि अब ये दोनों एक कपल बन चुके हैं। और ये बात सुन सातों शर्माने लगता है, जिसके बाद हीमे सातों को बताती है कि असल प्लान के अकॉर्डिंग हीमे को उस राजकुमार से शादी करनी थी, मगर हीमे उस राजकुमार को जानती तक नहीं थी। इसीलिए उसने सातों को चुना अपना हमसफर बनने के लिए। महल की नौकरानियां रिंग किंग यानी कि सातों की बहुत तारीफ कर रही थी कि वो दूसरी दुनिया से आया था अपने प्यार के लिए, और उसने अपनी लाइटनिंग शॉट के साथ उस डार्क मॉन्स्टर को एक ही हमले से खत्म कर दिया। और इसके बाद सातों और हीमे की शादी की चर्चाएं होने लगती हैं, क्योंकि पहले हीमे की शादी एम्पायर के राजकुमार के साथ होने वाली थी, ताकि एम्पायर और किंगडम ऑफ लाइट के बीच के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो पाएं। लेकिन राजकुमार खुद कहता है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद सातों को एम्यूलस के किंगडम में रिंग किंग के रूप में और राजकुमारी के पति के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब इन सब के सामने सातों अपनी नई पहचान में खो जाता है और अपने आप को एक असल हीरो समझने लगता है जो डार्कनेस के खिलाफ लड़ रहा हो। अब इसके बाद पहली बार वो हीमे के साथ नहाते हुए सातों सुनता है कि हीमे उससे माफी मांग रही है, क्योंकि हीमे के अनुसार उसने सातों को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मगर सातों उसे समझाते हुए कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी थी। हीमे कहती है कि सातों उसकी दुनिया का नहीं है, मगर सातों यहाँ जोर देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इसी दुनिया में रहूंगा और तुम्हें उन सभी मॉन्स्टर्स से बचाऊंगा जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। सातों की कही ये बातें हीमे को उन सब मेमोरीज की याद दिलाती हैं, जब सातों बचपन में उसको बुली करने वालों के खिलाफ खड़ा हुआ था। सातों हमेशा से ही हीमे की हिफाजत करता आ रहा है और इसी वजह से हीमे सातों को एक ईमानदार इंसान मानती है। सातों हीमे को शुक्रिया कहता है उसे अपने हमसफर के रूप में चुनने के लिए। साथ ही वो ये भी कहता है कि हीमे उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दोस्त रही है। लेकिन तभी अचानक किंगडम में एक अलर्ट जारी होता है और इसके बाद गार्ड्स बताते हैं कि और भी ज्यादा एबिस यानी कि डार्कनेस के मॉन्स्टर्स रिंग किंग पर हमला करने के लिए आ गए हैं। सातों ये अलर्ट की आवाज सुन बहुत घबरा जाता है और गलती से वो हीमे के सामने
अपना मुख्य अस्त्र दिखा देता है। अब इसके बाद सातो हीमे के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां गार्ड्स उन्हें सिचुएशन के बारे में बताते हैं। सभी गार्ड्स को सातो यानी कि रिंग किंग की ताकतों पर भरोसा था, मगर हीमे नहीं चाहती थी कि सातो की जान खतरे में आए, क्योंकि सातो को लड़ना नहीं आता था। मगर तभी हीमे के तत्तू कहते हैं कि अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और तभी सातो एक वादा करता है कि वो हमेशा हीमे की हिफाजत करेगा। और इसके बाद सातो को एक बैटल एक्स दे दी जाती है। और यहाँ हीमे के दद्दू बताते हैं कि ये लाइट पावर की रिंग अपने मैजिक से वेपन को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देती है कि सातो आसानी से एबिस मॉन्स्टर्स के खिलाफ उनसे लड़ पाएगा। और तभी हीमे सातो को एक और बार किस करती है और सातो मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर एबिस के ये मॉन्स्टर्स एक मेट पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी सातो वहां पहुंचकर उन्हें मार देता है। सातो को महसूस होता है कि उसकी ताकत अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। हीमे के दद्दू बताते हैं कि लाइट की रिंग की ताकत हर एक चुम्मे के साथ बढ़ती जाती है और इसी तरह राजकुमारी और रिंग किंग अपना फर्ज पूरा करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हीमे के दद्दू ये भी बताते हैं कि ये ताकत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, इसीलिए अब वो भी इस बैटल में सातो की मदद करने का फैसला करते हैं। सातो बेवकूफी से उनका नाम एलाबेस्टर की जगह ग्रेट सेज एस्पैरागस रख देता है और सोचता है कि क्या सच में ये इतने ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन तभी अचानक उनकी ये बातचीत रुक जाती है, क्योंकि वहां एबिस किंग का एक नाइट आ जाता है। ये मॉन्स्टर पहले मिले हर एक दुश्मन से बहुत अलग होता है और इसके बाद ये सीधा रिंग किंग की रिंग ऑफ लाइट को अपना निशाना बनाता है। सातो यहाँ कुछ सोचता और समझता नहीं, बल्कि सीधा उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी वो उस मॉन्स्टर से टकराकर सीधा दीवार में जाकर लगता है। हीमे के दद्दू एलाबेस्टर कहते हैं कि उन्हें तुरंत यहाँ से भागना होगा, क्योंकि उनका ये दुश्मन उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एबिस किंग का एक नाइट है। भागते हुए दद्दू ये भी बताते हैं कि एबिस किंग का नाइट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो एक पूरी आर्मी को अकेले तबाह करने की ताकत रखता है। और इसके बाद सातो पहली बार मैजिक शब्द सुनता है जब एलाबेस्टर एक अर्थ स्पेल का यूज करके एक मॉन्स्टर को एक चट्टान से दबा देता है। लेकिन तभी अचानक वो डार्क नाइट इनके सामने आ जाता है और इसके बाद वो नाइट इन दोनों पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां एम्पायर का राजकुमार आकर उस नाइट के ऊपर एक चादर डाल देता है और इसके बाद वो एक लैंप फेंक कर उसमें आग लगा देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग यहाँ से बच निकलते हैं। हीमे, सातो, एलाबेस्टर और राजकुमार मार्स बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, क्योंकि डीमंस ने साउदर्न टावर पर अपना कब्जा कर लिया था। इन सबको एलाबेस्टर बताता है कि सिर्फ वही शख्स एबिस किंग के नाइट को हरा सकता है जिसके पास रिंग ऑफ लाइट की ताकत हो। लेकिन सातो को उसकी ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि उसके पास रिंग ऑफ लाइट तो थी, मगर इसके बावजूद भी वो उस नाइट को हरा नहीं पाया। दद्दू बताते हैं कि सातो की जो करंट पावर है वो बहुत ज्यादा कमजोर है और उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और 4 रिंग्स हासिल करनी होगी। और इसका मतलब ये भी है कि सातो को और 4 राजकुमारियों से शादी करनी पड़ेगी और यही एकमात्र तरीका है जिससे वो अपनी ताकत बढ़ा पाएगा। दद्दू इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती हैं कि सातो बेटा, तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हारी 5 बीवियां होंगी। लेकिन ये बात सुनकर भी सातो इतना खुश नहीं होता और हीमे, वो तो इस बात से खुशी नहीं होती, क्योंकि उसे अपना पति कुछ और लड़कियों के साथ बांटना पड़ेगा और वो ऐसा नहीं चाहती। इसके बाद वो एक इन पहुंचकर वहां 2 कमरे लेते हैं। सातो और हीमे एक ही कमरे में रुकने का फैसला करते हैं और इसके बाद ये रिंग किंग की जिम्मेदारियों के बारे में बातचीत करने लगते हैं। दद्दू बताते हैं कि एबिस किंग ने अपनी इविल डीमोनिक पावर से इस पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने का एक प्लान बनाया था और इसके बाद उसकी सेना के खिलाफ लड़ते हुए कई देश पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन एक आदमी उसके सामने खड़ा हुआ और उसने एबिस किंग की पूरी सेना का अकेले सामना किया और फिर उसी शख्स ने 5 अंगूठियां बनाई जिनमें प्रकृति के 5 तत्वों की शक्ति थी और फिर इन्हीं ताकतों से उस शख्स ने एबिस किंग को सील कर दिया। और अब वो 5 अंगूठियां 5 अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजकुमारियों के पास हैं और अब एबिस किंग दोबारा जाग चुका है और वो अपनी पूरी ताकत फिर से हासिल करने के बहुत करीब है। और इस बार रिंग किंग को फिर से एबिस किंग को सील करना होगा उन 5 अंगूठियों की ताकत से। अब इसके बाद एलाबेस्टर की बात सुन
अपने कमरे में सातो काफी घबरा रहा था। हीमे सातो से कहती है कि वो 5 राजकुमारियों से शादी के मामले की बात को लेकर ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अगर उसकी शादी 4 और राजकुमारियों के साथ होती भी है तब वो सिर्फ नाम की शादियां रहेगी। लेकिन इसके बाद हीमे देखती है कि सातो अपनी पिछली लड़ाई के दौरान काफी जख्मी हो चुका है। सातो के शरीर पर बहुत सारे घावों के निशान आ चुके हैं। सातो कहता है कि अरे ये सब तो छोटी सी बात है, लेकिन इन सभी जख्मों का जिम्मेदार हीमे खुद को ठहराती है और फिर वो इसी बात से खुद से नाराज होकर यहाँ से भाग जाती है। सातो उसके पीछे भागता है, पर रास्ते में उसे प्रिंस मार्स नजर आता है। मार्स उसे बताता है कि हीमे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भागी है। यहाँ वो सातो से पूछता है कि क्या हीमे इस बात से नाराज हो गई है कि तुम्हारी शादी कई राजकुमारियों के साथ होगी। मगर मार्स यहाँ सातो से एक और बात कहता है कि उसे अपने प्यार पर गर्व होना चाहिए। वो अपने प्यार के लिए एक अलग दुनिया से आया और उसने अपने प्यार को पाने के लिए लड़ाई भी की है। मार्स की नजरों में सातो एक बहुत ही बहादुर लड़का होता है। जिसके बाद मार्स बताता है कि हीमे बैकयार्ड में है और इसके बाद सातो हीमे के पीछे भाग जाता है। बैकयार्ड में सातो को हीमे नजर आती है और यहाँ पर सातो हीमे से अपने प्यार का इजहार कर देता है कि तुम मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर हुई हीमे। हीमे बताती है कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान है, खास करके सातो के घायल हो जाने की बात को लेकर। साथ ही उसे सातो को 4 और राजकुमारियों के साथ बांटना पड़ेगा। हीमे ये बात मानती है कि उसे खुद को बदलना होगा और अपनी दुनिया को बचाने के लिए उसे हकीकत के ये सभी कड़वे घूंट पीने होंगे। और इसके बाद हीमे कहती है कि अब चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हारी असली बीवी होने का फर्ज निभाऊंगी। मगर इसके बाद ये दोनों अपने कमरे में होते हैं और इन दोनों को ही बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। इतनी ज्यादा शर्म कि वो दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। उन्हें ये तक समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। सातो हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ कदम बढ़ते ही उसके पैर थम जाते हैं। वो कहता है, हीमे हम ये सब कुछ धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक ये दोनों बस एक दूसरे के बचपन के दोस्त थे और अचानक ही इनकी शादी हो गई है। हीमे भी सातो की बात से सहमत होती है। अगली सुबह हीमे के दद्दू एलाबेस्टर उन्हें बताते हैं कि रिंग किंग की ताकत इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके और राजकुमारियों के बीच का रिश्ता कितना मजबूत है। यानी कि इसका मतलब है कि हीमे और सातो के बीच का ये रिश्ता सातो की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। इसके बाद दद्दू एक इम्पोर्टेंट बात पर आते हैं। इनका अगला मिशन है एल्वन ट्राइब के पास जाना और एल्वन ट्राइब को किंगडम ऑफ लोमका के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद दद्दू थोड़ा अश्लील होते हुए कहती हैं, सातो तुम तो काफी एक्साइटेड होगे ना, क्योंकि एल्व्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। मगर हीमे उसे तुरंत डांट देती है क्योंकि वो सातो की पहली और असली पत्नी है। इसके बाद सातो और उसकी टीम किंगडम के सरहद तक पहुंचती है और यहाँ उन्हें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गस्ट बैरियर मिलता है जो एल्व्स को बाहर के मॉन्स्टर्स से बचाता है। और तभी अचानक जंगल से एक बहुत ही खतरनाक बियर बीस्ट निकलता है। शुरू में तो सातो उसे बहुत हल्के में लेता है, जैसे वो कोई पालतू हो, लेकिन उसकी इन हरकतों की वजह से वो बीस्ट अब इन सब का पीछा करने लगता है और अब सबको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। लेकिन तभी 2 एल्व्स उनकी मदद के लिए आते हैं और फिर वो उन्हें गस्ट बैरियर के पार ले जाते हैं। वो एल्व्स इनसे इनके आने की वजह पूछते हैं। सातो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत बोल पड़ता है कि वो रिंग किंग है और वो एल्वन प्रिंसेस रिंग ऑफ द विंड से शादी करने के लिए आया है। हीमे उसे समझाती है कि उसे इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी राज्यों के एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। वो गार्ड्स इन सभी को प्रिंसेस के पास ले जाने का फैसला करते हैं और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि उनका ग्रेट ट्री उन्हें मॉन्स्टर्स से डबल प्रोटेक्शन देता है। और इसके बाद जब ये प्रिंसेस के रूम के पास पहुंचते हैं तब हीमे यहाँ सोचती है कि एल्व्स का बिहेवियर कैसा होता होगा। सातो कहता है कि उसके सामने जो भी आएगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उनका असली मिशन एबिस किंग से दुनिया को बचाना है। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि कुर्सी तो खाली है और एल्विन प्रिंसेस उस कुर्सी के पीछे छुपी हुई है, जैसे कि उसे इन लोगों से डर लग रहा हो। सातो बताता है कि वो रिंग किंग द हीरो है जो उससे शादी करने के लिए आया है। लेकिन वो राजकुमारी इन दोनों से पूछती है कि क्या वो और हीमे एक दूसरे के साथ रात गुजार चुके हैं। राजकुमारी ये सोचकर बहुत अजीब महसूस करती है कि उसे अपनी ताकत रिंग किंग के साथ शेयर करने के लिए उसे किस करना होगा। और यही सोचकर
वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वहाँ जेड रोम का आकर बताता है कि उसकी बहन का प्यार और विंड ऑफ रिंग जीत पाना नामुमकिन है। साथ ही उसे अपनी बहन के बिहेवियर पर भी पूरा भरोसा था और इसके बाद वो तुरंत सातो को गिरफ्तार कर लेता है। प्रिंस रोम का कहता है कि अब सातो यानी कि रिंग किंग उनकी निगरानी में रहेगा, मगर इसके बाद वो सातो को बिना वजह ही एक कैद खाने में कैद कर देते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि प्रिंस रोमका को अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है। हाँ, कुछ ज्यादा ही प्यार होता है। जिसके बाद सातो अपना होश खोने लगता है, लेकिन प्रिंस रोमका को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे तो एबिस किंग का भी कोई खतरा नहीं होता। उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि उनका गस्ट बैरियर उनके देश को बचाने के लिए काफी है। अब 3 दिन तक इस जेल में सड़ने के बाद सातो को ऐसा लगने लगता है जैसे अब वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ कैद हो चुका है। लेकिन तभी अचानक एक मिस्टीरियस एल्फ उसके सामने आ जाती है। वो सातो से पूछती है कि उसके असली इरादे क्या हैं। क्या वो सच में दुनिया में शांति चाहता है, या फिर वो सिर्फ रिंग की ताकत पाने के लिए यहाँ आया है, या फिर सिर्फ लड़कियों से शादी करने के लिए। मगर तभी सातो कहता है कि वो सिर्फ एक लड़की से प्यार करता है और वो है हीमे, और उसी की हिफाजत करने के लिए वो ये सब कर रहा है। इन मोहतरमा को सातो की ये बात काफी पसंद आती है, खासकर कि एक रिंग किंग के रूप में। जिसके बाद ये मोहतरमा सातो को एक सीक्रेट रास्ता दिखाती हैं और इसी रास्ते में इन्हें एल्विन क्वीन और किंग का एक स्टैचू मिलता है। इन पुतलों के पास सातो को मिलती है रिंग ऑफ विंड। लेकिन तभी अचानक एक फ्लोटिंग ब्लॉब वहां पर घुस आती है, इसीलिए ये दोनों यहाँ छुप जाते हैं। हम देखते हैं कि ये नेफ्रिटीज होती है जो अपने माता पिता के स्टैचू के सामने प्रार्थना करने आई होती है। सातो सोचता है कि आखिर ये इन मूर्तियों की पूजा क्यों कर रही है, लेकिन तभी ये मोहतरमा उसे बताती हैं कि ये दोनों असली एल्फ क्वीन और एल्फ किंग हैं, जिनका शरीर पत्थर का हो चुका है और इस गस्ट बैरियर को बनाने के लिए ही ये दोनों पत्थर में बदल चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सातो एक बेवकूफी कर देता है, जिस वजह से नेफ्रिटीज उसे देख लेती है और वो वहाँ ये सोचकर बेहोश हो जाती है कि रिंग किंग उसे वहाँ अपना बनाने के लिए आया है। दूसरी ओर रोमका को पता चलता है कि नेफ्रिट्रिस श्राइन में गई थी, लेकिन अब तक वो वहाँ से वापस नहीं लौटी है। दोस्तों, असल बात ये होती है कि सातो नेफ्रिट्रिस को इन एल्फ मोहतरमा के कहने पर अपने साथ ले आया होता है, और जब नेफ्रिट्रिस होश में आती है तब वो सातो को देख डर जाती है और अगले ही पल में वो सातो को देखकर उल्टी करने लगती है। दूसरी ओर रोमका को पता चलता है कि सातो कैद खाने से भाग गया है, लेकिन वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब हमें जानने को मिलता है कि जो मिस्टीरियस एल्विन मोहतरमा सातो की मदद करने आई थी वो एक एल्डर एल्फ हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोमका को इस बात का डर लगने लगता है कि सातो उसकी बहन को उससे छीन लेगा। एल्डर रोमका को याद दिलाती हैं कि उसने कभी भी अपनी बहन के भलाई के बारे में सोचा ही नहीं है और ना ही राज्य की भलाई के बारे में। वहीं दूसरी ओर नेफ्रिटीज के साथ कपड़े धोते वक्त सातो और नेफ्रिटीज एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाती हैं। मगर इसके बाद नेफ्रिटीज अपनी जिंदगी के बारे में सातो को खुलकर बताने लगती है। सातो भी उसे बताता है कि वो एक दूसरी दुनिया से आया है। सातो की बात सुन नेफ्रिटीज उससे पूछती है कि क्या उसकी दुनिया किसी बड़े खतरे में है जहां ड्रैगन्स और गॉब्लिन्स चारों ओर तबाही मचा रहे हैं। सातो बताता है कि वो जिस दुनिया से आया है वो बहुत ही शांत है और उस दुनिया में कोई एल्फ्स नहीं होते। सातो यहाँ ये देख काफी हैरान होता है कि नेफ्रिट्रीज कितनी ज्यादा एक्साइटेड होकर उससे उसकी दुनिया के बारे में पूछ रही है, क्योंकि सातो को तो ये बताया गया था कि एल्विन राजकुमारी को बाहरी दुनिया को लेकर कोई भी रुचि नहीं है, बल्कि सच तो ये था कि नेफ्रिट्रीज को कभी बाहरी दुनिया देखने का मौका ही नहीं मिला। और अब नेफ्रिट्रीज एक नए इरादे के साथ सातो की मदद करने का फैसला लेती है। और इसके बाद सातो यहाँ एक बात साफ कर देता है कि उसका नेफ्रिट्रीज के साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो पहले ही हीमे को अपना दिल दे चुका है। सातो को तो बस इन रिंग्स की ताकत चाहिए जिसके साथ वो बुराई का सामना कर सके, और इसीलिए उसे नेफ्रिट्रीज की मदद चाहिए। दूसरी ओर प्रिंस रोमका और उसके कुछ सोल्जर्स सातो को ढूंढ रहे होते हैं। वो उसे पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके मुताबिक सातो राजकुमारी नेफ्रिट्रीज को किडनैप करके ले गया है। लेकिन जब नेफ्रिट्रीज बाहर आकर अपने भाई को पूरी बात समझाने की कोशिश करती है तब रोमका उसकी बात सुनता ही नहीं। वो कहता है कि नेफ्रिट्रीज, तुम रिंग किंग का साथ देकर अपने माता पिता के उस भरोसे को तोड़ रही हो और उनकी कुर्बानी को जाया कर रही हो। और अपने भाई की ये बातें सुन नेफ्रिट्रीज अपने भाई के पास वापस चली जाती है और राजकुमारी को भगाने के जुर्म में रोमका सातो को सजा देने का फैसला करता है। लेकिन तभी वहाँ एल्डर आकर कहती हैं कि सातो को
उस कैद खाने से उन्होंने ही आजाद किया था। और इसके बाद वो रोमका को भी याद दिलाती हैं कि उसने कभी रिंग किंग के प्रति सम्मान दिखाया ही नहीं है। जिसके बाद ये मोहतरमा सातो की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं। लेकिन जो रोमका होता है वो यहाँ एक फैसला लेता है कि अब वो कभी भी नेफरेटिस को सातो से नहीं मिलने देगा। जिसके बाद सातो और हीमे फिर से मिलते हैं और बात करते हैं, जहाँ हीमे इस बात से थोड़ा जलन महसूस करती है कि सातो और नेफरेटिस की कितनी अच्छी जम रही थी। तभी एल्डर उनकी बातचीत में दखल देती हैं और वो वहाँ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए इन्हें अपना नाम पेरिडॉट बताती हैं। और इसके बाद वो इस राज्य की करंट सिचुएशन के बारे में भी इन्हें बताती हैं। नेफरेटिस और रोमका की माँ रिंग ऑफ विंड की असली वारिस नहीं थी, बल्कि उनकी एक बड़ी बहन थी जिसे एक इंसान से प्यार हो गया जो एक सफर पर निकला था। और इसके बाद उनकी प्यार की अफवाहें पूरे देश में फैल गईं और ये अफवाहें उनके प्यार को और भी गहरा करती गईं। मगर एक दिन वो इंसान जो अपने सफर पर निकला था वो अचानक ही गायब हो गया। किसी को पता नहीं कि उसकी मौत हो गई या फिर वो कहीं जिंदा है। लेकिन उसके बाद से एक श्राप इस पूरे राज्य पर छा गया। अगर कभी भी इनके राज्य का सामना बाहरी दुनिया से होता है तब इनका राज्य खत्म हो जाएगा। और इसी श्राप से बचने के लिए नेफरेटिस के माता पिता ने रिंग ऑफ विंड की पावर का यूज करके अपनी जान दे दी ताकि वो एक ऐसा गस्ट बैरियर क्रिएट कर सके जो इनके पूरे राज्य को हमेशा एक कैद में रखे। और तब से इस राज्य के लोग इसी गस्ट बैरियर के अंदर कैद चले आ रहे हैं। अब अगले सीन में एलाबेस्टर सातो से कहता है कि अभी के लिए उन्हें रिंग ऑफ विंड के बारे में भूलकर बाकी की रिंग्स को पाने की कोशिश करनी चाहिए। मगर सातो नेफरेटिस को ऐसे हालातों में छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मगर वो उसे सलाह देते हैं कि उसे हर एक फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि एबिस किंग के नाइट उसका पीछा कर रहे हैं और वो एबिस नाइट्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। जिसके बाद हम सातो और उसके ग्रुप को महल से जाते हुए देखते हैं और इस बात से प्रिंस रोमका बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसकी बहन उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन तभी अचानक उसे ये जानने को मिलता है कि एबिस के क्रिएचर्स ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है और उनका गस्ट बैरियर भी बड़ी आसानी से तोड़ा जा चुका है। और वहीं यहाँ पर एबिस का नाइट पहुंच चुका था और ये रिंग ऑफ विंड की ताकत को हासिल करना चाहता है। जिसके बाद वो एबिस का नाइट श्राइन में पहुंच जाता है इस राज्य की आखिरी उम्मीद को तबाह करने के लिए। वहीं जो प्रिंस रोमका है वो अपने राज्य और अपनी बहन दोनों को ही बचाना चाहता है। वो एबिस के नाइट पर वार करता है। वो एबिस नाइट की ताकत को बहुत कम समझ रहा था और इसीलिए वो उसके वार से घायल हो जाता है। प्रिंस रोमका अपनी पूरी ताकत जोड़ खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर एबिस नाइट उसे खत्म करने के लिए उस पर हमला कर देता है। मगर वक्त रहते एलाबेस्टर वहां पहुंचकर उसके हमले को रोक देता है। दोस्तों, सातो और उसका पूरा ग्रुप नेफरेटिस के राज्य को बचाने के लिए वापस लौटा है। हीमे और सातो एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे सातो के वेपन में लाइट की पावर आ जाती है। सातो यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि अब उसे इस नाइट का सामना करना ही होगा। प्रिंस रोमका को लगता है कि ये सब बेकार है क्योंकि उनका दुश्मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मगर तभी हीमे प्रिंस रोमका से कहती है कि सातो एक ऐसा शख्स है जो इस सिचुएशन के जोखिम को समझता है, मगर फिर भी वो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। मगर थोड़ी ही देर लड़ने के बाद सातो थकने लगता है क्योंकि रिंग किंग के रूप में उसकी ताकत बहुत ही कम होती है। हीमे यहाँ समझ जाती है कि उसके सातो के ऊपर पूरी तरह से यकीन न करने की वजह से उनकी स्टोर की गई मैजिक पावर कमजोर पड़ रही है और अब सातो को बचाने के लिए वो सीधा नेफरेटिस के कमरे की ओर दौड़ जाती है ताकि वो नेफरेटिस को समझा सके। और फिर जब हीमे नेफरेटिस से बात करने की कोशिश करती है तब नेफरेटिस हीमे से बात करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने माता पिता की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन अब हीमे उसे अपना पास्ट बताती है कि कैसे उसने भी अपने माता पिता को खोया है। वो नेफरेटिस को बताने की कोशिश करती है कि सातो इस वक्त एबिस के क्रिएचर का सामना कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एल्विन किंगडम और नेफरेटिस के लिए। नेफरेटिस को भी इस बात का एहसास होता है कि सातो को मदद की जरूरत है और आखिरकार वो अपने कमरे का दरवाजा खोल देती है। दोनों ही राजकुमारियां जो अपने दुख भरे अतीत से जुड़ी हुई हैं, वो दोनों एक हो जाती हैं और इसके बाद वो एक शक्तिशाली हैमर उठा के नेफरेटिस के माता पिता की मूर्तियों को तोड़ देती हैं। और ये देखकर रोमका अपना होश खो बैठता है। जिसके बाद नेफरेटिस रिंग ऑफ विंड सातो को पहना देती है और उसे किस करती है। रिंग ऑफ विंड पहनने के बाद सातो की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
सातो की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एबिस के नाइट की ताकत सातो के ऑरा की वजह से कमजोर पड़ने लगती है। मगर मूर्तियां टूट जाने की वजह से गस्ट बैरियर खत्म हो चुका था, जिसके बाद सातो आगे बढ़ता है। अपनी विंड पावर का यूज करके वो एबिस नाइट के हमलों को रोकता है और फिर उसके चेहरे पर एक वार करके वो उसके मास्क को तोड़ देता है, जिससे यहाँ एबिस नाइट हार जाता है। मगर सातो भी कमजोर पड़ के बेहोश हो जाता है और इसके बाद जब सातो होश में आता है तब हिमे और नेफरेट्रीज उसका वेलकम करने के लिए वहीं पर होती हैं। पेरीडॉट मोहतरमा सातो की रिंग किंग के रूप में ताकत देखकर काफी इम्प्रेस होती हैं और इसके बाद वो उसे एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाती हैं और इसके बाद हमें एक और एल्विन मोहतरमा का इंट्रोडक्शन मिलता है। ये मोहतरमा और कोई नहीं बल्कि नेफरेट्रीज की माँ की बड़ी बहन होती हैं। ये वही हैं जो इस राज्य को छोड़कर चली गई थी। अपने प्रेमी को खोने के बाद इन्होंने इस राज्य पर एक श्राप लगा दिया था, मगर सातो समझ ही नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। मगर फिर वो मोहतरमा बताती हैं कि एबिस किंग की ताकत ने उन्हें अपने वश में कर लिया था, क्योंकि इन्होंने एक ब्लैक रिंग पहनी हुई थी, एबिस किंग की ब्लैक रिंग। दरअसल बात यह है कि अपनी हार के बाद एबिस किंग अपना शरीर पूरी तरह से खो चुका था। इसी वजह से उसने अपने लोगों का इस्तेमाल करके ब्लैक रिंग्स बनाई और इस ब्लैक रिंग की ताकत ने इन मोहतरमा को अट्रैक्ट किया, क्योंकि अपने प्यार को खोने के बाद इनका दिल टूट चुका था। और फिर ये एबिस की एक नाइट बन गई और फिर जो कुछ भी हुआ इन्हें कुछ याद नहीं। मगर इसके बाद सातो को इस बात का एहसास होता है कि उसने एक और शादी कर ली है। अब उसके पास दो बीवियां हैं और हमारे पास एक भी नहीं। #sad life। सातो को लगता है कि शादी की बात सुनकर नेफरेट्रीज नाराज होगी, लेकिन तभी नेफरेट्रीज कहती है कि अब हम सबको हीलिंग स्प्रिंग में नहा लेना चाहिए। अब इसके बाद हम जो नजारा देखते हैं वो हमें असल मायनों में इस बात का एहसास दिलाता है कि हम कितने बदकिस्मत हैं। सातो के लिए शायद से 2 खूबसूरत राजकुमारियां काफी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर पेरीडॉट मोहतरमा भी आ जाती हैं। हमारा MC सातो अब इस सिचुएशन में थोड़ा घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आता कि अब उसे यहाँ क्या करना चाहिए। तभी हिमे भी नेफरेट्रीज और पेरीडॉट के सामने कोई हरकत करने की कोशिश करती है, लेकिन सातो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो आखिरी पल में पीछे हट जाता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे वहाँ उठ जाता है, जिस वजह से उसका अल्टीमेट वेपन, जिसे वो हमेशा चड्डी में छुपा कर रखता था, वो सबके सामने आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये मोहतरमा इन महाशय से पूछती हैं कि आप तो एक सेज है ना, क्या आपको पता है कि मेरा प्यार कहाँ है, जो 50 साल पहले मुझे छोड़कर कहीं चला गया था। तभी एलाबेस्टर उसे एक पेंडेंट दिखाता है। ये वो तोहफा था जो इन मोहतरमा ने अपने प्यार को दिया था। एलाबेस्टर बताता है, मैं तुम्हारे प्यार को जानता हूँ, मगर अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुमसे नजरें मिला सके और अब वो कहीं और अपनी जिंदगी जी रहा है। मगर हमेशा से ये उसकी ख्वाहिश रही है कि तुम हमेशा खुश रहो। इसके बाद हम नेफरेट्रीज को श्राइन में उसके माता पिता के लिए प्रार्थना करते हुए देखते हैं। प्रिंस रोमका का भी थोड़ा हृदय परिवर्तन हो चुका है। वो नेफरेट्रीज को सातो के साथ उसके सफर में जाने की इजाजत दे देता है। वैसे अब नेफरेट्रीज भी पहले से ज्यादा बहादुर हो चुकी थी, जिसके बाद ये लोग एक नए सफर पर निकल जाते हैं, एक नई रिंग की तलाश में। दूसरी ओर ये मोहतरमा एल्डर से पूछती हैं, आपको क्या लगता है, क्या इस बार रिंग प्रिंसेस को खुशियां मिलेगी? और यहाँ हमें ये पता चलता है कि पेरीडॉट ही असली रिंग प्रिंसेस थी। पेरीडॉट बताती है कि अब तक किसी भी राजकुमारी को मोहब्बत में बराबर का प्यार नहीं मिला है, मगर शायद इस बार ये लड़का कुछ अलग करके दिखा दे। तभी इनके बगल से 2 लोग गुजरते हैं जो बात कर रहे थे कि रिंकिंग तो जा चुका है, मगर मैं ग्रेट सेज एलाबेस्टर से कुछ और स्पेल सीखना चाहता था। और ये नाम सुन ये मोहतरमा चौंक जाती हैं, क्योंकि इन्हें एलाबेस्टर का नाम पता नहीं था। एलाबेस्टर वही शख्स था जो इन मोहतरमा का प्यार है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिमे सातो के साथ एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सपना देख रही थी, जहां ये दोनों सुहाग रात मनाने वाले थे। मगर अचानक ही हिमे की जगह पर नेफरेट्रीज आ जाती है और फिर हिमे के ही सामने वो दोनों अपना कार्यक्रम करने लगते हैं और यही भयानक सपना देखकर हिमे जाग जाती है। जिसके बाद हिमे यहाँ देखती है कि सातो नेफरेट्रीज के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव एटीट्यूड दिखा रहा होता है और इस बात से हिमे को जलन होती है और वो अपना गुस्सा निकालने लगती है, क्योंकि अब सातो ने उसके साथ वक्त बिताना कम कर दिया होता है। अब पहले इन लोगों का प्लान था कि ये लोग वाटर किंगडम जाएंगे रिंग ऑफ वाटर को लेने के लिए, लेकिन अचानक ही फ्लोटिंग सिटी नीदाकीता
उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। एलाबेस्टर कहता है, हम इस मौके को अपने सामने से नहीं जाने दे सकते। अब हम किंगडम ऑफ वाटर की ओर बाद में जाएंगे, पहले हम रिंग ऑफ फायर को हासिल करेंगे। मगर ये बात सुन मार्स थोड़ा परेशान हो जाता है। अब इसके बाद ताकि ये सिटी के ऊपर जा सके, इनकी ओर एक सीढ़ी फेंकी जाती है। मगर इस फ्लोटिंग सिटी की ऊंचाई को देखकर ही नेफरिटीज को चक्कर आने लगते हैं। अब ताकि सातो नेफरिटीज के करीब ना जाए, इसीलिए ही मैं कहती है कि वो नेफरिटीज का ख्याल रखेगी। जिसके बाद ये सभी धीरे धीरे सिटी के ऊपर आ जाते हैं और इसके बाद नेफरिटीज इस शहर की खूबसूरती देख इसमें खो जाती है और हमें जानने को मिलता है कि निदाकिता में कैटमैन रहते हैं और कैटमैन काफी बहादुर योद्धा होते हैं। दोस्तों, फर्स्ट रिंकिंग के टाइम पर एबिस किंग ने असली निदाकिता राज्य को तबाह कर दिया था। इसी वजह से बाद में इस राज्य के लोगों ने अपना नया शहर इस तरह उड़ते हुए जहाज पर बनाया। लेकिन जब एलाबेस्टर इस राज्य के बारे में बता रहा था, तभी अचानक नेफरिटीज और हीमे यहाँ से गायब हो जाती हैं। हम देखते हैं कि नेफरिटीज इस राज्य की खूबसूरती में इतना ज्यादा खो जाती है कि वो हीमे के साथ कब आगे बढ़ गई उसे खुद भी पता नहीं चला और इसी वजह से अब वो पैनिक करने लगती है क्योंकि ये दोनों खो चुकी हैं। जिसके बाद इन्हें अपने सामने दो कैट गर्ल्स दिखाई देती हैं। नेफरिटीज बताती है कि उसने किताबों में पढ़ा है कि कैटमैन प्रजाति काफी ज्यादा गुस्सैल होते हैं। मगर तभी एक मोहतरमा इनसे पूछती हैं कि क्या तुम दोनों खो गई हो, और इसीलिए अब वो इन दोनों को निदाकिता के मेन एरेना में जाने को कहती है। और इन मोहतरमा का ये अच्छा व्यवहार देखकर नेफरिटीज कहती है कि ये तो जरा भी गुस्सैल नहीं है। दूसरी ओर सातो बहुत पैनिक कर रहा था क्योंकि हीमे और नेफरिटीज खो चुकी हैं। सातो को इस बात का डर था कि कहीं हीमे और नेफरिटीज पर कोई मुश्किल ना आन पड़े। मगर तभी अचानक यहाँ की कैट गर्ल्स मार्स पर फिदा हो जाती हैं क्योंकि इन बिल्लियों की प्रजाति में एक नियम है, ये ताकतवर लोगों की ओर ही आकर्षित होते हैं। सातो को लग रहा था कि लड़कियां उसके पास आएंगी क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मगर मार्स कहता है कि हमें इस राज्य की राजकुमारी से मिलने जाना है। दूसरी ओर ये दोनों एरेना के पास पहुंचकर बाकी सबका इंतजार करने लगती हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हुए। मगर अचानक ही नेफरिटीज यहाँ कहने लगती है, सच में तुम और सातो दोनों कितने ज्यादा अच्छे हो और कितने अच्छे से मेरा ध्यान रखते हो। मगर मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही होगी, है ना हीमे? क्योंकि मेरी वजह से सातो आपके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहा। हीमे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हीमे के चेहरे पर हम साफ देख सकते हैं कि उसे जलन तो बहुत होती है। मगर ये देख नेफरिटीज कहती है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे दिल में सातो के लिए प्यार वाली भावनाएं नहीं है। मैं तो बस रिंग की राजकुमारी होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि बाकी सब वहाँ पहुँच जाते हैं और ये दो कैट गर्ल्स यहाँ सातो को एरेना के अंदर जाने को कहती हैं। दोस्तों, एरेना के अंदर एक शख्स निदाकिता की राजकुमारी से लड़ रहा था, मगर वो उसे आसानी से हरा देती है। ये मुकाबला था शादी का। निदाकिता की राजकुमारी उसी शख्स से शादी करेगी जो उसे हराएगा, और ये है फायर प्रिंसेस ग्राना। तभी ग्राना को सातो के हाथ में वो अंगूठियां नजर आती हैं। वो उससे कहती है, अगर तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तब तुम्हें मुझे हराना होगा। और अगले ही पल में वो सातो के ऊपर वार कर देती है। उसके हमले से सातो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। ग्राना कहती है, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकले, लेकिन अगर तुम अब भी मुझसे शादी करने की उम्मीद रखते हो तब तुम्हें मुझे हराना होगा। अगले सीन में हम सातो को मार्स के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, मगर यहाँ पर मार्स सातो को आसानी से तलवारबाजी में हरा देता है। इसके बाद हम इन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं और यहाँ ये बंदा सातो को बहुत ज्यादा खाना खिला रहा था क्योंकि अगर सातो इनकी राजकुमारी का पति बनना चाहता है तब उसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। साथ ही हमें ये भी जानने को मिलता है कि आज तक ग्राना को कोई भी हरा नहीं पाया है। जितने भी मर्द उससे शादी करने के लिए, उससे लड़ने के लिए आए, वो सभी हार गए। और इस वक्त सातो की जो काबिलियत है वो ग्राना को कभी नहीं हरा पाएगा। अगर वो ग्राना को हराना चाहता है तब उसे अपनी रिंग की ताकतों का इस्तेमाल करना होगा। एलाबेस्टर कहता है कि सिर्फ रिंग की ताकतों का इस्तेमाल करके ही तुम ग्राना से जीत सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक और आदमी ग्राना से मुकाबला कर रहा होता है, मगर ग्राना उसे एक ही बार में हरा देती है और यहाँ ग्राना की काबिलियत देख सातो हैरान रह जाता है। अब अगले सीन में जब सातो उदास बैठा था तभी हीमे उसके पास आती है। सातो के उदास होने की वजह से वो उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। हीमे पूछती है, क्या अब तुम थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि नेफरिटीज एक पिलर के पीछे छुपकर उन्हें देख रही थी। तभी हीमे कहती है कि रिंग की ताकतों को बढ़ाने के लिए रिंग की प्रिंसेसेस के साथ डीप बॉन्ड होना चाहिए। मगर तुम परेशान मत हो, तुम्हें खुद को ताकतवर बनाने के लिए खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। सातो कहता है, पर ऐसे तो मैं काफी अनुकूल लगूंगा। हिमे कहती है,
तुम जैसे हो मुझे पसंद हो। मगर इसके बाद सातू अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। मगर ट्रेनिंग के बाद जब वो नहाने के लिए आता है तब यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा था। मसाज चल रही है, जिसके बाद वहाँ मार्स भी आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। सातू कहता है तुम्हारी तलवारबाजी की स्किल्स तो कमाल की हैं। मगर मार्स कहता है मेरे पिता और मेरा बड़ा भाई मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। सातू पूछता है मार्स अगर तुम रिंग किंग होते तब क्या तुम ग्राना को हरा पाते? वो कहता है शायद नहीं। तभी एक मोहतरमा आकर पूछती हैं क्या आप अपनी बॉडी मसाज करवाना चाहेंगे? सातू इसके लिए हामी भर देता है और अगले ही पल में उसकी मसाज के लिए एक हट्टा कट्टा मर्द आ जाता है। बेचारे सातू की हालत खराब हो जाती है। मार्स मौका देखकर वहाँ से निकल लेता है। अब बॉडी मसाज के बाद सातू बहुत चमक रहा होता है। मगर इसके बाद वहाँ एंट्री लेती है ग्राना और अगले ही पल में ग्राना सातू को उसकी फुल बॉडी मसाज करने को कहती है। सातू कहता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मगर ग्राना कहती है तुम मुझसे मुकाबले में हारे हो तो तुम्हें मेरे लिए इतना तो करना ही होगा। और अब जब सातू ग्राना की बॉडी को टच करता है वो कहता है कि इसकी बॉडी तो कमाल की है। मगर तभी ग्राना कहती है देखो मैं जानती हूँ कि एक रिंग प्रिंसेस का ये कर्तव्य होता है कि वो रिंग किंग की सेवा करे, इसीलिए अगर तुम चाहो तब मैं हमारे अगले मुकाबले में जानबूझकर हार जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर पाओगे। और इसके अलावा तुम पहले से ही 2 और अंगूठियां पहने हुए हो, मतलब तुम में काबिलियत तो है। और अब जैसे ही ग्राना वहाँ से जाने लगती है सातू कहता है क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतना नालायक हूँ? मैं तुमसे हकीकत में जीत कर दिखाऊंगा। ग्राना मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और इसके बाद सातू खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। अगले सीन में सातू सोने के बाद तरोताजा होकर उठता है, लेकिन तभी वो देखता है कि नेफ्रिटीज चादर के नीचे छिपी हुई है। नेफ्रिटीज सातू को बताती है कि ये अंगूठियां इंजरीज को ठीक करने की ताकत भी देती हैं। मगर नेफ्रिटीज को यहाँ एक बात समझ नहीं आती कि आखिर क्यों सातू खुद को इतनी तकलीफ दे रहा है सिर्फ एक राजकुमारी को जीतने के लिए। वो कहती है कि रिंग किंग होने के नाते उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मगर सातू ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे ग्राना को हराने के लिए रिंग की ताकतों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और इसी सोच में वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सातू प्रिंस मार्स के साथ ट्रेनिंग करता है और अपनी फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। मगर इतना सब करने के बावजूद भी सातू की ताकत प्रिंसेस ऑफ फायर ग्राना के करीब भी नहीं पहुंचती। और फिर इसके बाद वो दिन आता है जब सातू का सामना ग्राना से होना था। पूरा एरेना लोगों से भरा हुआ था। सभी लोग इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। मगर यहाँ हीमे खुश नहीं होती क्योंकि सातू का असली काम तो राजकुमारियों की अंगूठियों को इकट्ठा करना होता है। दूसरी ओर हम एक नाइट को देखते हैं जो ग्राना से हारने की वजह से परेशान था। मगर तभी उसकी नजर एक अंगूठी पर जाती है और ये एबिस किंग की ईविल रिंग होती है। उस रिंग की ईविल पावर्स उस नाइट को अपनी ओर खींचती हैं और इसके बाद जैसे ही वो उस अंगूठी को पहनता है वो अंगूठी उस पर कब्जा कर लेती है। इस तरफ ग्राना और सातू के बीच का मुकाबला बस शुरू होने ही वाला था कि तभी वही नाइट एरेना में आकर वहाँ हंगामा मचाने लगता है और इसके बाद वो सातू पर वार करने की कोशिश करता है, पर ग्राना उसे बचा लेती है और फिर वो उस नाइट पर अटैक करती है जिससे उस नाइट का मुखौटा खुल जाता है। जिसके बाद सभी लोग देखते हैं कि वो नाइट यहाँ पोजेस हो चुका है और इसके बाद वो नाइट अपनी पावर का यूज करके एबिस के कुछ मॉन्स्टर्स को सम्मन कर लेता है। मगर तभी एक कैट कर लाकर एक मॉन्स्टर की गर्दन काट देती है। यहाँ पर ये जो बिल्ली प्रजाति के लोग हैं ये बचपन से ही ट्रेनिंग करते आए हैं ताकि वक्त आने पर ये अपने दुश्मन का आसानी से सामना कर सके। अब इसके बाद जो बाकी की कैट गर्ल्स होती हैं वो बाकी के मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाती हैं और वहीं उस नाइट का सामना अब रिंग किंग यानी कि सातू और ग्राना को करना था। मगर यहाँ ग्राना सातू को एक सलाह देती है कि वो इस लड़ाई से दूर रहे, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ग्राना उस डिमोनिक नाइट पर एक भी वार नहीं कर पाती क्योंकि वो नाइट पूरी तरह से एक आग के आर्मर से प्रोटेक्टेड था। तभी सातू विंड मैजिक का यूज करके उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, मगर आग बुझाने के लिए सातू की ताकत काफी नहीं थी और फिर वो भी यहाँ हार जाता है। ग्राना सातू को बचाना चाहती है क्योंकि रिंग प्रिंसेस होने के नाते ये उसका कर्तव्य है, मगर सातू हार मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि भले ही वो ग्राना से कमजोर ही क्यों ना हो मगर उसके अंदर जीतने का जज्बा है। अपनी दोनों रिंग्स की पावर का यूज करके सातू उस एबिस नाइट को अपनी ओर खींचता है ताकि ग्राना इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर सके। पर अचानक ही ग्राना अपनी तलवार सातू की ओर फेंक देती है और फिर सातू उस नाइट पर आखिरी वार करता है और ये हमला उस एबिस नाइट को हरा देता है और फिर वो नाइट उस ईविल रिंग के कब्जे से आजाद हो जाता है
सातो की ये काबिलियत देख ग्राना सातो से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर सातो कहता है कि वो ग्राना से लड़ेगा और उसे हराएगा भी, तब जाकर वो उससे शादी करेगा। और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है, मगर ग्राना यहाँ सातो पर भारी पड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी सातो अपनी रिंग की पावर्स का यूज यहाँ नहीं करता। ग्राना कहती है कि अगर तुम जीतना चाहते हो तब तुम्हें अपनी रिंग्स की पावर्स का यूज करना ही होगा, क्योंकि ग्राना भी रिंग की ताकतों का मुकाबला करना चाहती थी। मगर सातो इसके लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो ग्राना को अपनी खुद की ताकत के बलबूते पर हराएगा, ना कि रिंग की ताकतों का इस्तेमाल करके। और तभी अचानक हीमे सातो से चिल्ला कर कहती है कि अगर सातो ये लड़ाई जीत जाता है तब वो उसे वो सब कुछ करने देगी जो सातो हीमे के साथ करना चाहता है। और फिर अगले ही पल में सातो को एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो इन रिंग्स के अंदर से आ रही थी, और वो आवाज सातो से कहती है कि उसे ग्राना के अगले वार पर ध्यान देना चाहिए, और जब भी ग्राना तुम पर हमला करने आएगी मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। और इसके बाद जब ग्राना सातो पर वार करने के लिए आती है तब रिंग के अंदर की आवाज सातो को ऊपर देखने को कहती है, और ऊपर देखते ही सातो ग्राना की चाल को समझ जाता है। और इसके बाद सातो ग्राना पर हमला करके आखिर में उसे हराने में कामयाब हो जाता है, और इस तरह सातो द रिंग किंग प्रिंसेस ग्राना का भरोसा जीत जाता है, साथ ही साथ कैटफॉक लोगों का भी। और फिर अगले ही पल में ग्राना उसे किस कर लेती है, और अब वो ऑफिशियली सातो की तीसरी बीवी बन चुकी है। और इसी तरह सातो रिंग ऑफ फायर की पावर को भी हासिल कर लेता है। लेकिन अब ग्राना सातो के साथ सुहाग रात मनाना चाहती थी, मगर सातो कहता है कि वो इस वक्त सिर्फ हीमे के साथ सुहाग रात मनाना चाहता है, क्योंकि हीमे ने उससे वादा किया था कि अगर वो ये लड़ाई जीत गया तब वो उसे उसके साथ वो सब करने देगी जो वो चाहेगा। अब इसके बाद इससे पहले कि हीमे और सातो अपनी सुहाग रात मना पाते, थका होने की वजह से बेचारा सातो वहाँ सो जाता है। और इसके बाद अब जब वो सुबह जागता है तब वो अपने सामने हीमे को देखता है, साथ ही नेफ्रिटीज भी वहीं पे होती है, जिसके बाद वहाँ ग्राना आकर बताती है कि उन्होंने एक वेडिंग फेस्टिवल रखा है ताकि वो उनकी जीत को और भी ज्यादा मजेदार बना सके। अब इसके बाद फेस्टिवल के दौरान ग्राना बताती है कि सातो ने अपनी दम पर नहीं बल्कि रिंग की गाइडेंस पर यह जीत हासिल की है, मगर इसके बावजूद भी ग्राना को सातो के ऊपर ये यकीन होता है कि सातो एक सच्चा राजा बनने के लायक है। और यहाँ ग्राना भी सातो के साथ उसके सफर पर जाने के लिए अपनी मंजूरी भर देती है। इसके बाद सातो अपने कमरे में हीमे के साथ लौटता है और हीमे से एक अजीब सी रिक्वेस्ट करता है कि उसे हीमे के संतरे दबाने हैं। हीमे यहाँ सातो को मना नहीं कर पाती, और इसके बाद जब सातो अपना कार्यक्रम शुरू करता है तब ग्राना और नेफ्रिटीज वहाँ ये छुप कर देख रही थी, मगर अगले ही पल में ग्राना सातो के ऊपर झपट पड़ती है उसके साथ सुहाग रात मनाने के लिए। ये दोनों देखती हैं कि इस पाउडर की अजीब सी गंध की वजह से ग्राना ने खुद पर से काबू खो दिया है, और इसीलिए अब सातो को बचाने के लिए वो ग्राना में एक टेबल मारकर उसे बेहोश कर देती हैं, और यहाँ पर सातो बच जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सातो और उसका ग्रुप किंगडम ऑफ मासा तक पहुँच जाते हैं, और इसी राज्य में इन्हें मिलने वाली है रिंग ऑफ वाटर। लेकिन तभी अचानक सफेद कपड़े पहने एक लड़की सातो के सामने आकर कहती है कि वो रिंग किंग की सबसे बड़ी वाली फैन है। और इसके बाद जब सातो अपनी पॉपुलैरिटी में उलझा होता है तभी अचानक वो लड़की उसे किस कर लेती है, और इसके बाद पता चलता है कि उसी लड़की के पास रिंग ऑफ वाटर है और वो मासा राज्य की एक राजकुमारी है। और इसी तरह सातो बड़ी आसानी से रिंग ऑफ वाटर हासिल कर लेता है। मासा की राजकुमारी सैफिर कहती है कि उसके लिए यही सही रहेगा कि वो सातो को अपना पति बना ले, और सैफिर का पति बनने के बाद सातो का ये फर्ज बनता है कि वो मासा राज्य में शांति लाए। सातो यहाँ थोड़ा घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सैफिर आखिर ये कह क्या रही है। सो सैफिर उसे बताती है कि उसका राज्य इस वक्त बर्बादी की कगार पर है, और तभी कुछ नाइट्स वहाँ पर आ जाते हैं सैफिर को लेने के लिए, क्योंकि सैफिर महल से भागकर यहाँ आई है। और ये जानकर कि सैफिर ने सातो से शादी कर ली है क्योंकि सातो द रिंग किंग है, नाइट्स का ये लीडर अब इन सभी को महल चलने को कहता है। और इसके बाद वो सब अब महल की ओर निकल पड़ते हैं, और फिर रास्ते में इन्हें पता चलता है कि नाइट्स का ये लीडर मार्स का बड़ा भाई है, द अनडिफीटेड जनरल स्लेंडर गीसरास, और इन्हें गीसरास एम्पायर से मासा राज्य की मदद के लिए भेजा गया है। और दोस्तों, जो गीसरास एम्पायर होता है वो बाकी दूसरे राज्यों को अपने साथ जोड़ रहा है ताकि एबिस किंग का सामना करने के लिए ये अपनी ताकत को बढ़ा सके। जिसके बाद ये सभी महल तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही वाटरफॉल में से
एबिस का एक मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है, मगर सातो उसके हमले को रोककर एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। और सातो की ये काबिलियत देख सेफिर यहाँ उससे काफी इम्प्रेस होती है। उसे यकीन हो जाता है कि यही असल मायने में रिंग किंग है। वैसे बाकी लोगों को भी सातो की ताकतों के दर्शन हो जाते हैं। अब महल के अंदर पहुंचने पर इन सबको ये पता चलता है कि सेफिर महल से भाग गई थी। दरअसल सेफिर का शुरुआत से ही ये प्लान था कि वो रिंग किंग को रिंग ऑफ वाटर पाने से रोके, क्योंकि इनके राज्य की एक भविष्यवाणी है और उस भविष्यवाणी में बताया गया था कि रिंग किंग ही इनके राज्य की तबाही का कारण बनेगा। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि एक अजीब सी औरत सेफिर के पिता यानी कि किंग को अपने वश में कर लेती है, जिससे अब किंग को लगने लगता है कि रिंग किंग इनके राज्य के लिए एक खतरा है। जिसके बाद सेफिर के पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पूरी तरह से टूट जाते हैं। उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि मासा का राज्य अब हमेशा हमेशा के लिए मॉन्स्टर्स के खौफ में घुट घुट कर जीता रहेगा। और इसके बाद वो अजीब सी औरत महाराज को अपने वश में लेकर उन्हें वहाँ से ले जाती है। लेकिन सेफिर को यहाँ ये लगता है कि उसके पिता इस अजीब सी औरत पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गए हैं और इस औरत के आने के बाद से वो बहुत ही अजीब बिहेव भी करने लगे हैं। अगले सीन में हम सेफिर की छोटी जुड़वा बहन सेफिरा से मिलते हैं। सेफिरा यहाँ सेफिर से नाराज होती है क्योंकि सेफिर ने रिंग ऑफ वाटर लेकर रिंग किंग से शादी कर ली, मगर असल में सेफिरा की शादी रिंग किंग से होने वाली थी। मगर इसके बाद सेफिरा को ये समझ आता है कि सेफिर ने ये सब इसीलिए किया है ताकि वो अपनी छोटी बहन को एक दर्दनाक भविष्य से बचा सके। सेफिरा सातो को देखकर कहती है कि ये तो एक मामूली सा इंसान लगता है। सातो की तीनों पत्नियां अपने अपने ढंग से सातो की तारीफ करने की कोशिश करती हैं, मगर उन्हें भी सातो के अंदर ऐसा कुछ नजर नहीं आता जिसके लिए वो सातो की तारीफ करे। मगर तभी अचानक वहाँ मार्स आकर सेफिरा से कुछ कहने के लिए जाता है, मगर सेफिरा उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है, जिससे हमें ये जानने को मिलता है कि मार्स का सेफिरा के साथ एक पुराना रिश्ता है और यहाँ मार्स अपने दिल के जज्बात सेफिरा को बताना चाहता था। सातो सोचता है कि आखिर इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता था। सो अब सेफिर उसे बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोस्तों, जब गीजारस एम्पायर को लगा कि वो मासा राज्य को अपनी ताकत से नहीं झुका सकता, तो उन्होंने एक चाल चली और एम्पायर के दूसरे राजकुमार यानी कि मार्स को मासा राज्य में भेजा ताकि वो मासा राज्य के अंदर रहकर यहाँ की जानकारी इकट्ठा कर सके। अब मार्स को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कुछ वक्त यहाँ रहने के बाद वो सेफिरा से प्यार कर बैठा, जिसके बाद उसने अपने पिता और एम्पायर को मासा राज्य की अंदरूनी जानकारी देना बंद कर दिया। जिसके कुछ वक्त बाद मार्स को रिंग किंग बनने के लिए एम्पायर बुलाया जाता है और इसके बाद उसकी शादी हीमे से करने के लिए वहाँ तैयारियां होने लगी। दोस्तों, मार्स ने सेफिरा से वादा किया था कि वो रिंग किंग बनकर उससे शादी करने के लिए जरूर लौटेगा, मगर इसके बाद हमने देखा कि कुछ भी इनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ और आखिर में मार्स ने ही रिंग किंग बनने से इनकार कर दिया और रिंग किंग बनने की जिम्मेदारी एक बाहरी आदमी यानी कि सातो को दे दी, जिससे सेफिरा और मार्स के बीच की दूरियां और भी ज्यादा बढ़ गईं। सेफिर याद करती है कि वो अजीब सी औरत जिसका नाम ओरेकल है इस घटना के तुरंत बाद ही इनके राज्य में आ गई और इसके बाद उसने महाराज के सामने मॉन्स्टर्स के अपीयर होने की भविष्यवाणी करके महाराज का भरोसा भी जीत लिया। सेफिर को ये लग रहा है कि ओरेकल का एम्पायर के साथ कुछ लेना देना है और अब सेफिर सही समय का इंतजार कर रही है ताकि वो ओरेकल का असली चेहरा सबके सामने ला सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये ओरेकल असल में सातो और उसके दोस्तों के खिलाफ एक प्लान बना रही होती है। वो कुछ असैसिन्स को तैयार करती है जिनके जरिए वो सातो और उसके साथियों को खत्म कर सके और फिर सातो से उसकी रिंग छीन सके। अब इसके बाद रात में ये दो असैसिन्स सातो पर हमला करने आते हैं जब सातो अपनी दो पत्नियों के साथ मस्त आराम से सो रहा था। लेकिन ग्राना हमेशा की तरह बहुत अलर्ट थी। वो उन असैसिन्स को देखकर उन्हें आसानी से हरा देती है, मगर इसके बाद ग्राना देखती है कि ये दोनों असैसिन मामूली इंसान थे, जिस वजह से उसे लगता है कि ये सब एम्पायर का किया धरा है। लेकिन तभी अचानक एक स्मोक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो असैसिन्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन ग्राना सबको इस हमले के बारे में बताती है, पर तभी एक और असैसिन उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलाबेस्टर अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उसके हमले को रोक देता है। अब इसके बाद सातो अपनी 4 बीवियों के साथ पूल में आराम करता है। हीमे और नेफरिटीज तो यहाँ फुल मजे कर रही हैं। लेकिन तभी सेफिर सातो को बताती है कि ये सब असल में एक चाल है
ताकि उन पर हमला करने आए असैसिन्स उन्हें निहत्था समझकर उनके सामने आ जाएं, क्योंकि वो ओरेकल लेडी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। और तभी हम देखते हैं कि एक असैसिन इन सभी पर नजर रखे हुए था। इसके बाद सातू मार्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो रिंग किंग क्यों नहीं बना। रिंग किंग बनकर वो आसानी से अपने प्यार को हासिल कर सकता था। मार्स बताता है कि उसे ये लगता था कि वो रिंग किंग बनने के लायक नहीं है। साथ ही वो ये भी जान गया था कि रिंग किंग बनने के लिए सातू उससे ज्यादा काबिल है। साथ ही मार्स ने ये भी महसूस किया कि हीमे सातू से प्यार करती थी और वो उन दोनों के प्यार के बीच नहीं आना चाहता था। अब इसके बाद मार्स अपने बड़े भाई को समझाने की कोशिश करता है ताकि वो मासा राज्य को तबाह ना करे, लेकिन उसका भाई उसकी ये बात मानने से साफ इनकार कर देता है। जनरल स्लेंडर कहता है कि उसने रिंग किंग के प्लान्स को एम्पायर को बताकर अपना फर्ज निभा दिया है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मार्स को अब एम्पायर वापस लौटाना चाहिए क्योंकि वही उसकी सही जगह है। पर मार्स इस बात से नाराज हो जाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। मगर उसके तुरंत बाद उसकी मुलाकात होती है ओरेकल लेडी से, जो मार्स के कान भरती है, उसे बहलाती फुसलाती है कि वो रिंग किंग से उसकी रिंग्स छीन ले, क्योंकि यही महाराज का ऑर्डर है। क्योंकि कुछ दिन बाद इस राज्य पर मॉन्स्टर्स का हमला होने वाला है और वही मार्स के लिए एक सही मौका रहेगा जब वो रिंग किंग को मार सकेगा। जिसके बाद वो कहती है, मार्स तुम अपने आप में कुछ नहीं हो और यही वो मौका है जब तुम सबके सामने अपनी काबिलियत दिखा सकते हो। और यही बोलकर वो मार्स को एक पुरानी कर्स्ड स्वॉर्ड देती है और कहती है कि इस तलवार में माना का फ्लो बढ़ाने की ताकत है। ओरेकल लेडी को लगता है कि इस कर्स्ड स्वॉर्ड के साथ मार्स में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो रिंग किंग को मार सकेगा। मार्स पहले तो ऐसा करने के लिए साफ इनकार कर देता है, लेकिन तभी वो ओरेकल लेडी मार्स को याद दिलाती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तब इसका मतलब होगा कि उसने एम्पायर के खिलाफ बगावत कर दी है। और यही सुन मार्स मजबूर होकर उस तलवार को अपने पास रख लेता है। इसके बाद अब सुबह हो जाती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें मार्स की पिछली जिंदगी के कुछ लम्हे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मार्स पर शुरुआत से ही उम्मीदों का एक प्रेशर बना रहा है। मार्स आज तक एक भी बार अपने पिता यानी कि महाराज की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और यही सब याद करते हुए इस वक्त मार्स बहुत ज्यादा दुखी होता है। इन सब ख्यालों में खोया हुआ मार्स सैफीरा को देखता है, मगर सैफीरा मार्स को देखते ही वहां से भाग जाती है, जिससे मार्स का दिल अब और भी ज्यादा टूट जाता है और उसके इसी दुख का फायदा उठाकर वो कर्स्ड स्वॉर्ड मार्स को पोसेस कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए आर्मी का एक ग्रुप तैयार किया जा रहा होता है और इस सेना की टुकड़ी को मार्स का बड़ा भाई जनरल स्लेंडर लीड करने वाला होता है। मगर मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए ये लोग सातू को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। सातू जब उनसे इसकी वजह पूछता है तब स्लेंडर कहता है कि तुम्हारी ताकत हम सबसे बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम्हें यहीं रहकर महल की सुरक्षा करनी चाहिए और अगर हम पर ज्यादा बड़ा खतरा आता है तब हम तुम्हें हमारी मदद के लिए बुला लेंगे। इसके बाद जब सातू एक वाटरफॉल के नीचे खड़ा होता है तभी अचानक उसके पास वहाँ उसकी बीवियां भी आ जाती हैं और फिर ये सभी एक दूसरे के साथ यहाँ मजे करने लगते हैं। मगर सातू को हंसता मुस्कुराता देख मार्स को उससे और भी ज्यादा चिढ़ होने लगती है क्योंकि वो कर्ज तलवार मार्स पर अपना कब्जा कर चुकी है। दूसरी ओर सभी सोल्जर्स मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे हैं, मगर यहाँ ये मॉन्स्टर इन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था और यहाँ एक आदमी स्लेंडर को हर एक बात की जानकारी दे रहा था। पर तभी अचानक एक सिपाही आता है और वो स्लेंडर को बताता है कि एक मॉन्स्टर उनके एरिया से बाहर निकल चुका है और वो जरूर से महल की ओर जा रहा है, तो अब हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए। मगर स्लेंडर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि महल की हिफाजत के लिए वहाँ पहले से ही कोई और मौजूद है और वो है सातू। इस तरफ वो मॉन्स्टर महल तक पहुँच जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और जिस वक्त सबका ध्यान उस मॉन्स्टर पर था तभी अचानक मार्स सातू के पीछे से उस पर वार करने जाता है, मगर सातू उसके हमले से बच जाता है। सातू को समझ नहीं आता कि आखिर मार्स ऐसा क्यों कर रहा है। एलाबेस्टर कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को संभालेगा, वहीं सातू को मार्स को रोकने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस तलवारबाजी की लड़ाई में सातू कमजोर पड़ रहा था, इसीलिए अब वो अपनी रिंग्स की पावर का यूज करने का फैसला करता है। लेकिन मार्स अपनी कर्स्ड स्वॉर्ड से आसानी से सातू के हमले को रोक लेता है। यहाँ रिंग्स के अंदर जो कॉन्शियसनेस थी उसे ये पता चल जाता है कि मार्स ये सब इस श्रापित तलवार से पोजेस होकर कर रहा है, मगर इसके बावजूद भी वो सातू से कहता है कि उसे मार्स जैसे घटिया आदमी को खत्म कर देना चाहिए।
मगर सातो मार्स को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ये जानता था कि मार्स बिना किसी वजह के ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब लड़ाई के दौरान सातो को इस बात का एहसास होता है कि अब तक उसे कोई भी गहरी चोट नहीं लगी है, यानी कि मार्स इस शापित तलवार से पोजेस होने के बाद भी खुद को सातो को मारने से रोक रहा है। दूसरी ओर जब ये बात सातो की बीवियों और सेफिरा को पता चलती है कि सातो और मार्स आपस में लड़ रहे हैं, वो उन्हें देखने के लिए बाहर आती हैं और वहाँ वो देखती हैं कि सातो बिना मार्स के हमले को रोके उसे खुद पर वार करने दे रहा था। लेकिन यहाँ मार्स आखिरी पल में अपनी तलवार को रोक लेता है, जिससे सिर्फ सातो के हाथ पर चोट आती है। सातो कहता है कि मार्स, तुम बहुत ही दयालु दिल वाले शख्स हो। ये बात सुनते ही मार्स का दिल टूट जाता है। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ता है और वो सातो से कहता है कि प्लीज अब मुझे मार दो, क्योंकि मैंने तुम सबको धोखा दिया है। मगर तभी रिंग में से आवाज आती है जो सातो से कहती है कि वो इस श्रापित तलवार पर लगे स्टोन को तोड़ दे। सातो तुरंत ऐसा ही करता है और उसके ऐसा करते ही मार्स उस श्रापित तलवार के कब्जे से आजाद हो जाता है। लेकिन इसके बाद इन सब के पीछे की मास्टरमाइंड वो ओरेकल लेडी निकलती है और हमें जानने को मिलता है कि इसका असली नाम सीर है, जो मॉन्स्टर्स का यूज करके चारों ओर अफरा तफरी मचा रही थी। और उसी ने उस शापित तलवार को अपनी ताकत से ऐसा बनाया था कि वो रिंग किंग को भी आसानी से मार सके। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सेफिरा को पकड़ लेता है, जो देख मार्स और सातो दोनों एक साथ मिलकर सेफिरा को बचाने के लिए इस लड़ाई में जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे मार्स पहले सीर को उलझा कर रखता है और बाद में सातो उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को काट कर सेफिरा को बचा लेता है। और यही देख सीर गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाती है। मगर यहाँ सेफिर भी अब पीछे नहीं हटती और अपनी बहन को बचाने के लिए वो भी यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद वो सातो को किस करके सातो की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और इसके बाद सेफिर खुद एक बड़े से ड्रैगन में तब्दील हो जाती है और फिर वो उस मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देती है। जिसके बाद सेफिर फिर से अपने असली रूप में लौट आती है। जिसके बाद सीर को ऐसा लगता है कि अब वो यहाँ हार चुकी है, इसीलिए फिर वो अपने डार्क मैजिक का यूज करके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है तो मासा किंगडम का किंग इन सबको बधाई देता है और अपनी बेटी को रिंग किंग को देने का फैसला करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि किंग की हालत और उसके लुक्स बिल्कुल बदल चुके हैं, क्योंकि पहले वो उस ओरेकल लेडी सीर के कंट्रोल में था। और इसके बाद किंग ये भी कहता है कि अब वो मार्स के बड़े भाई स्लेंडर के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि आगे से कोई भी उनके राज्य पर कभी कब्जा ना कर सके। मार्स को भी मासा के राजा से इज्जत मिलती है और अब मार्स सेफिरा के साथ शादी कर सकता है। और यही चीज देख के वहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। दूसरी ओर सीर ये सारी बातें जाकर गीसारस के राजा, जो कि मार्स के पिता हैं, उन्हें बताती है। और जब वो औरत राजा को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, तब अगले ही पल में वो राजा सीर को मार डालता है, क्योंकि अब वो उसके किसी भी काम की नहीं थी। वो कहता है कि अब इंसानों का समय है और जो भी उसके सामने आएगा, चाहे वो रिंग किंग हो या एबिस किंग, वो भी इसी तरह मारा जाएगा। अब अगले सीन में हम सातो को उसकी बीवियों के साथ देखते हैं और यहाँ इस बात पर बहस चल रही थी कि सातो के सबसे करीब कौन सोएगा। दरअसल बात यह है कि एलाबेस्टर ने इन्हें सलाह दी है कि ये लोग जितना ज्यादा सातो के करीब रहेंगी, उतना ज्यादा सातो के रिंग्स की ताकत बढ़ेगी। और इसी वजह से इन चारों के बीच बहस चल रही है। मगर यहाँ सातो साफ कह देता है कि उसके दिल में सबसे ज्यादा खास जगह हीमे के लिए है। नेफरिटीज और ग्राना इस बात को मान लेती हैं, लेकिन सेफर को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। सातो जोर देकर कहता है कि वो सबसे ज्यादा प्यार हीमे से करता है, मगर इसके बावजूद भी ये तीनों उस पर टूट पड़ती हैं, जिस वजह से हीमे नाराज हो जाती है। लेकिन अगले ही पल में वो जाग जाता है। वो ये सपना देख रहा था। वैसे इस वक्त वो अपनी सारी बीवियों के साथ सो रहा है, लेकिन सातो अभी भी हीमे के साथ वक्त बिताना चाहता था। इस वजह से सुबह होने पर सातो फैसला करता है कि वो हीमे को डेट पर ले जाएगा। ये कहकर कि इतनी सारी जिम्मेदारियों की वजह से ये दोनों काफी वक्त से एक साथ वक्त नहीं बिता पाए हैं। बाकी की लड़कियां भी उनके साथ चलना चाहती थीं, मगर सातो साफ मना कर देता है कि वो सिर्फ हीमे के साथ वक्त बिताना चाहता है। मगर यहाँ हैरानी की बात तो ये होती है कि ग्राना उसके इस फैसले को सपोर्ट करती है और इन दोनों लवर्स को अकेला छोड़ देने को कहती है। और अब इसके बाद सातो एलाबेस्टर के पास जाता है और उससे इस दुनिया के कुछ पैसे मांगता है ताकि वो हीमे के साथ घूम सके। ये बात सुन एलाबेस्टर सातो को पैसे दे देता है। साथ ही वो सातो से ये भी कहता है कि वो हीमे के साथ सुहागरात भी मना ले। अब इसके बाद सातो और हीमे मासा राज्य घूमने लगते हैं।
और वहाँ रास्ते में कई सारे लोग रिंकिंग की ताकतों की काफी तारीफ करते हैं। दूसरी ओर सातो की बाकी तीनों बीवियां छुपकर उन दोनों पर नजर रख रही थीं। वैसे इसके बाद सातो और हीमे एक साथ खाना खाते हैं और यहाँ हीमे सातो की छोटी से छोटी हरकतों को बड़े गौर से देखती है और इसके बाद ये दोनों वाटर पार्क जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर उस जगह पर पहुंचकर उन्हें अपने सामने रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, जो देख वो दोनों ही शर्मा जाती हैं। सैफिर के जरिए हमें जानने को मिलता है कि ये एक पवित्र जगह है और अगर इस जगह पर कपल्स एक दूसरे को किस करते हैं तब वो मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। मतलब इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है। इस तरफ सातो थोड़ा घबरा रहा था, मगर तभी हीमे उसे जिन प्यार भरी नजरों से ताकती है, देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सातो से किस मांग रही हो, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। मगर सातो अपने डरपोक बिहेवियर की वजह से आखिरी पल में पीछे हट जाता है और कहता है कि वो सबके सामने ये नहीं कर सकता। अब क्योंकि इनके बीच कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए बाकी की लड़कियां यहाँ से जाने लगती हैं। मगर हीमे उन्हें दूर से नोटिस कर लेती है, जिसके बाद शाम हो जाती है और हीमे सातो को शुक्रिया कहती है उसके साथ आज का दिन गुजारने के लिए। सातो के साथ वक्त बिताकर आज वो बहुत खुश है और इसके बाद हीमे सातो को सलाह देती है कि उसे बाकी की लड़कियों पर भी बराबर का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका पति होने के नाते ये उसकी जिम्मेदारी है। हीमे इस बात को समझती है कि सारी राजकुमारियां अपना अपना राज्य छोड़कर सिर्फ सातो के लिए उसके साथ उसके सफर पर आई हैं, इसीलिए वो भी बराबर के प्यार की हकदार हैं। मगर सातो हीमे की ये बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि हीमे, तुम मेरे दिल का सिर्फ एक हिस्सा नहीं हो, बल्कि मेरे दिल में पूरी की पूरी तुम समाई हुई हो। अपनी बात को साबित करने के लिए अपने जज्बातों की बात मानते हुए सातो हीमे के बहुत करीब आ जाता है और वो फिर उसे किस कर लेता है और इसके बाद दोनों के ही जज्बात गुलाटियां मारने लगते हैं और अब इन्हें देखकर लगता है जैसे ये दोनों सुहाग रात मनाने के लिए तैयार हैं। सातो को भी लगता है कि अब वो इसके लिए तैयार है। वो आज हीमे के साथ सुहाग रात मनाने के लिए अपना मन तैयार कर लेता है और तभी एक औरत एक रूम का गेट खोलती है और कहती है कि उनके लिए एक रूम खाली है। लेकिन तभी हीमे पीछे हट जाती है, ये कहकर कि बाकी सब घर पर उनका इंतजार कर रहे होंगे। अब इसके बाद घर पहुंचने पर सैफिर अपनी बहन सैफिरा को अलविदा कहती है। साथ ही सैफिर ने अपनी बहन सैफिरा को मासा राज्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी दे दी है और वो खुद सातो के साथ उसके सफर पर जाने के लिए निकल पड़ती है। और अब ये सभी सीधा लैंड ऑफ अर्थ की ओर जाने लगते हैं। लैंड ऑफ अर्थ, इसे ड्वार्फ्स का राज्य भी कहा जाता है। लेकिन सैफिर बताती है कि रिंकिंग और एबिस किंग के बीच जो लड़ाई हुई थी, उस दौरान द लैंड ऑफ अर्थ और साथ ही सारे ड्वार्फ भी खत्म हो गए। ये बात सुनकर सबको झटका लगता है, क्योंकि अब ऐसा भी हो सकता है कि रिंग की ताकत को अपनाने के लिए ड्वार्फ की राजकुमारी अब जिंदा ही ना हो। यहाँ तक कि अब एलाबेस्टर को भी ये नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। इसीलिए अब ये लोग फैसला करते हैं कि पूरी बात को सही से समझने के लिए इन्हें लैंड ऑफ अर्थ तक पहुंचना होगा। अब बहुत दूर तक सफर करने के बाद वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं और अब एलाबेस्टर कहता है कि अब इन्हें चलकर ही आगे बढ़ना होगा। 3 दिन तक लगातार पहाड़ों के बीच सफर करने के बाद सातो और उसकी बीवियां थक जाती हैं और उन्हें तो ये भी पता नहीं होता कि वो अपनी मंजिल से अभी और कितना दूर हैं। वहाँ पे उन लोगों को एबिस किंग के जमाने के मॉन्स्टर्स के कुछ कंकाल नजर आते हैं, क्योंकि उस जगह के आसपास ही कहीं एबिस किंग के साथ रिंग किंग की लड़ाई हुई थी। जिसके बाद वहाँ पे ग्राना आती है। वो इस इलाके के आसपास का जायजा लेने गई थी और वो आकर इन्हें बताती है कि यहाँ ना तो दूर दूर तक कोई इंसान है और ना ही कोई मॉन्स्टर। इसके बाद रात हो जाती है और वो लोग एक कैंप फायर जलाते हैं, जहाँ पर सातो एलाबेस्टर से बात करता है और अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। सातो कहता है, मैं जानता हूँ कि लोग मुझसे कुछ खास उम्मीद नहीं रखते। मैं रिंग किंग हूँ, डार्कनेस के खिलाफ लड़ने वाला एकमात्र शख्स। पर क्या सच में इन रिंग्स को जमा करने का कोई मतलब भी है? महान ऋषि एलाबेस्टर उससे कहते हैं कि सभी जातियों के अपने उसूल और अपने सपने होते हैं और उन्हें इस बात का पूरा यकीन होता है कि एबिस किंग की शक्तियों का सामना सिर्फ रिंग किंग ही कर सकता है। लेकिन सभी की उम्मीदें काफी अलग अलग होती हैं। कोई मानता है कि रिंग किंग उनकी हिफाजत करेगा और कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। इसके बाद एलाबेस्टर सातो को सोने के लिए भेज देता है। अब अगले दिन सातो और उसका ग्रुप द लैंड ऑफ अर्थ ईदानो कान में पहुंचते हैं, जो युद्ध की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका था और वहां पर लैंड ऑफ अर्थ का कोई भी शख्स यानी कि कोई भी ड्वार्फ वहां मौजूद नहीं था।
लेकिन तभी अचानक हीमे को यहाँ किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन हीमे इस बात को अनदेखा कर देती है और इसके बाद वो लोग सीधा एक मंदिर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ इन्हें एक थ्रोन रूम दिखाई देता है, यानी कि ये कमरा इस जगह पर मौजूद महल का एक छोटा सा हिस्सा है। तभी सातो जमीन पर पड़े हुए एक पपेट को देखकर सोचता है कि क्या ये कोई लाश है, लेकिन एलाबेस्टर बताता है कि ये एक ऑटोमेशन डॉल है जो ड्वार्फ्स ने बनाई थी। ये पपेट माना शक्तियों को जगाने के लिए यूज होता था। अब ये लोग यहाँ काफी ढूंढते हैं पर इन्हें रिंग ऑफ अर्थ नहीं मिलती, इसीलिए अब ये लोग अंडरग्राउंड टनल में जांच करने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी अचानक वो लाश के जैसा पड़ा हुआ पपेट जिंदा हो उठता है और फिर उनकी ओर आगे बढ़ते हुए उन्हें अपनी मौत की कहानी सुनाने लगता है। ये ऑटोमेशन रोबोट काफी गुस्से में नजर आता है। ये कहता है, सभी ड्वार्फ्स मारे गए, हमारी पूरी प्रजाति पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जबकि बाकी की जातियां अपने अपने राज्य में बहुत खुश हैं और इसी वजह से अब हमने ये तय किया है कि हम एबिस किंग के लिए काम करेंगे। अब वो रोबोट सबसे पहले सातू पर वार करता है, मगर उसके हमले से बचकर सातू उसे हरा देता है। मगर हारने के बाद भी वो रोबोट हार नहीं मानता और अपने मैजिक का यूज करके वो सातू के आसपास एक वॉल बना देता है ताकि वो सातू को बाकी सबसे अलग कर सके। वो सातू से कहता है, तुम इस दुनिया के नहीं हो तो फालतू में बेवजह ही क्यों इस दुनिया के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। मगर सातू उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो इस दुनिया को बचाना चाहता था। और तभी एलाबेस्टर अपने मैजिक का यूज करके इस वॉल को तोड़ देता है जो उस रोबोट ने सातो को बाकी सबसे अलग करने के लिए बनाई थी। और इसके बाद ही में सातो को किस करके उसे अपनी पावर देकर उसकी पावर बढ़ा देती है, जिसके बाद सातो एक जबरदस्त वार करके उस रोबोट को खत्म कर देता है। वो रोबोट एबिस का एक नाइट बन चुका था और इसके बाद जैसे ही इन लोगों को लगता है कि ये लोग जीत गए हैं, अचानक ही एबिस की वो रिंग्स हर जगह से गायब होने लगती हैं। एबिस किंग जो अब तक एक गहरी नींद में कैद था, अपनी रिंग्स की ताकतों को वापस पा लेता है और जाग उठता है। और जैसे ही वो जागता है, चारों ओर तबाही मचने लगती है। एबिस के बहुत सारे क्रिएचर्स अचानक ही वहां आ जाते हैं और वो सातो और बाकी सब पर हमला कर देते हैं। अब उन मॉन्स्टर्स से बचने के लिए वो उस मंदिर से निकलते हैं, लेकिन बाहर एबिस के और भी कई सारे मॉन्स्टर्स मौजूद थे जो इन लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। ये सब लोग उन मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं पर वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे, इसीलिए थोड़ी ही देर बाद ये सभी थकने लगते हैं। और अब यही देख एलाबेस्टर लाइट मैजिक का यूज करके उन्हें एक सेफ जगह पर लेकर जाता है। लेकिन इसके बाद वो लोग देखते हैं कि एबिस किंग की सेना अब पूरी तरह से जाग चुकी है और अब वो सभी मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उनकी ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ इनके लिए सबसे बुरी बात ये होती है कि अब तक इन्हें अर्थ प्रिंसेस नहीं मिली है और उसके बिना रिंग किंग की पूरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एलाबेस्टर सोचता है कि इनका ये मिशन पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इनकी आखिरी उम्मीद रिंग ऑफ अर्थ थी जिसे पाने के लिए वो यहाँ आए थे। पर अब एबिस किंग जाग चुका है और अब उस रिंग को पा पाना इनके लिए नामुमकिन है। और क्योंकि अब कोई उम्मीद बची नहीं थी, इसीलिए एलाबेस्टर एक फैसला करता है कि वो सातो और बाकी की राजकुमारियों को बचाने के लिए वो एक पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल के जरिए वो सातो और राजकुमारियों को सातो की दुनिया में भेज देता है और वो खुद एबिस किंग की आर्मी का सामना करने के लिए वहीं खड़ा हो जाता है। मार्स भी वहाँ उसका साथ देता है, ये सोचकर कि महान एलाबेस्टर के साथ मिलकर लड़ना उसके लिए सम्मान की बात होगी। कुछ देर बाद अब हम सातो को उसकी दुनिया में उसके रूम में देखते हैं और अब हमें पता चलता है कि एलाबेस्टर ने सातो और बाकी की राजकुमारियों को जापान में भेज दिया है ताकि ये सभी सुरक्षित रहें। लेकिन हीमे के अलावा बाकी की राजकुमारियों को इस दुनिया के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और हाँ भाई लोग, यहाँ पर ये लोग कपड़े पहन रही हैं और इनकी आपस में काफी वार्तालाप भी हो रही है। और अब जैसे ही वहाँ पर सातो आता है, उसके सामने एक ब्रा आकर गिरता है और इसके बाद अब वो यहाँ इन लड़कियों की हालत देखता है। इन लड़कियों को इस दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए सब कुछ सत्यानाश हो रहा है। अब इसके बाद सातो अपनी बीवियों के साथ एक शांति भरी जिंदगी जीने लगता है। वो उन्हें शॉपिंग पर ले जाता है, उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाता है और अब रेस्टोरेंट में बैठकर सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि उनकी दुनिया एबिस किंग के जागने के बाद अब तक तो तबाह हो चुकी होगी और अब इनके पास रहने के लिए ये पृथ्वी ही है। सारी राजकुमारियों को अपने अपने राज्य की चिंता होने लगती है, इसीलिए अब वो फैसला करते हैं कि वो अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। आखिर में थक हार के वो सभी सोने चले जाते हैं और हीमे वो रात सातो के साथ बिताती है।
जिसके बाद ही में रोने लगती है। वो सातो को बताती है कि उसके दादा एलाबेस्टर ने उसके लिए एक खत छोड़ा है जिसमें लिखा था कि उनका राज्य साथ ही उनकी पूरी दुनिया अब एबिस किंग के हाथ लग चुकी है। एलाबेस्टर ये भी लिखता है कि तुम सभी पृथ्वी पर एक प्यारी जिंदगी जीना और कभी भी लौटकर आर्नलस में मत आना। अब ये खत पढ़ने के बाद हिमे और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अपने दद्दू की चिंता होने लगती है और फिर इसके बाद अगले दिन हिमे और सातो वापस से स्कूल आ जाते हैं। दूसरी ओर नेफरिटीज एक लाइब्रेरी में पृथ्वी से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा कर रही थी। वहीं ग्राना जानवरों के साथ वक्त बिता रही थी, पर सेफिर ज्यादातर वक्त कुछ नहीं करती। और फिर रात के वक्त हिमे सातो को देखती है। सातो हर रात उसी जंगल में उसी जगह पर जाता है जहाँ पर पहली बार टेलीपोर्ट होकर हिमे अपने दद्दू के साथ आई थी। हिमे सातो को समझाती है कि अब उसे उस दुनिया में जाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अब उस दुनिया में चारों ओर एबिस किंग की काली ताकतें फैल चुकी हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ मौजूद एक श्राइन से लाइट चमकने लगती है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। ये होती है द लैंड ऑफ अर्थ की राजकुमारी एम्बर ईदानोकान, और वो इन दोनों को बताती है कि वो आखिरी बची हुई ड्वार्फ है। सातो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरी राजकुमारी तो शुरुआत से ही पृथ्वी पर छुपी हुई थी। एम्बर बताती है कि वो ड्वार्फ्स की आखिरी उम्मीद थी और उसे इसीलिए अर्थ पर भेजा गया था ताकि वो रिंकिंग के आने का इंतजार करे। एम्बर सदियों से रिंकिंग यानी कि सातो के आने का इंतजार कर रही है और अब वो सातो से कहती है कि उसे अपने भाग्य का लिखा पूरा करना होगा और एबिस किंग को हराना होगा। हिमे सातो को समझाती है कि वापस उस दुनिया में जाना अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और अब तक तो एबिस किंग उनकी दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर चुका होगा। एम्बर हिमे की ये बात सुनकर वापस अपनी श्राइन में चली जाती है और कहती है कि अगर उनका मन बदलता है तो वो वापस इसी जगह पर आ जाएं। अब अगले दिन सातो बाकी सबको जैसे ही एम्बर के बारे में बताने वाला होता है कि तभी अचानक हिमे बात को बदल देती है और फिर सातो को वहाँ से ले जाती है। दोस्तों, हिमे नहीं चाहती थी कि सातो फिर से उस दुनिया में जाए क्योंकि वहाँ उसकी जान को खतरा था, मगर सातो इस तरह से उस दुनिया को नहीं छोड़ सकता था। वो वापस से एम्बर की श्राइन में जाता है जहाँ वो फिर से एम्बर से मिलता है। एम्बर उसे बताती है कि उसके जन्म से ही उसके पास टेलीपोर्टेशन की ताकत है। दोस्तों, एम्बर सातो को एक और मौका देना चाहती है ताकि सातो एबिस किंग को हरा सके। अब इसके बाद रूफटॉप पर सातो फिर से एम्बर से बात करने लगता है और अब वो फैसला करता है कि चाहे कुछ हो जाए वो आर्नलस की दुनिया में फिर से जाएगा और अपने रिंग किंग होने का फर्ज निभाएगा। और इसके बाद एम्बर सातो को किस कर लेती है और इसके बाद सातो के पास रिंग ऑफ अर्थ जो कि आखिरी रिंग थी उसकी भी पावर आ जाती है। और इसके बाद जब सातो घर लौट कर आता है तब वो देखता है कि यहाँ हिमे अपने दद्दू की यादों में रो रही थी। हिमे सोचती है कि अब उसे इसी तरह इस दुनिया में अपने दादा के बिना जीना होगा, मगर तभी वो सातो के हाथ में 5th रिंग देखती है। सातो कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि अब हम सभी आर्नलस की दुनिया में वापस लौट चलें, पर हिमे यहाँ उदास हो जाती है। सो अब सातो उसे याद दिलाता है कि उसके और दूसरी प्रिंसेसेस के पास जो ताकत है उनका इस्तेमाल करना उसका फर्ज है। सातो कहता है कि वो ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहा है ताकि सभी राजकुमारियों को इन रिंग्स की भारी जिम्मेदारियों से आजादी मिल सके। और इसके बाद अपने प्यार का इजहार करते हुए हिमे और सातो एक दूसरे के साथ एक गहरा पल बिताते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एम्बर आ जाती है। एम्बर ने दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल खोल दिया था। एम्बर बताती है कि इनके पास दूसरी दुनिया में जाने का सिर्फ ये एकमात्र मौका है। ग्राना, नेफरिटीज और सेफिर भी ग्रुप में शामिल हो जाती हैं जब उन्हें ये बात पता चलती है कि अर्थ प्रिंसेस अभी भी जिंदा है। अब वहाँ पे ग्राना ये बताती है कि उसे ये पहले से पता था कि अर्थ प्रिंसेस कहीं ना कहीं जिंदा है। वैसे यहाँ सेफिर घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और अब इसके बाद सातो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो उस दुनिया में वापस जाकर एबिस किंग के आतंक का सामना करें। इसके बाद वो सभी पोर्टल के जरिए वापस ईदानोकान में पहुंच जाते हैं। एम्बर को महसूस होता है कि यहाँ खंडरों में ना तो कोई जिंदा इंसान है और ना ही कोई मॉन्स्टर, पर ग्राना बताती है कि उसे खून की गंध आ रही है। अब इसके बाद एम्बर यहाँ पर अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके सबको रास्ता दिखाती है। सातो और बाकी की राजकुमारियां ये देखकर घबरा जाती हैं कि जो वॉरियर्स एबिस किंग के खिलाफ लड़े उनकी लाशें अब भी वहाँ पड़ी हुई हैं। जिसके बाद वो युद्ध में देखते हैं कि सभी वॉरियर्स अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, मगर एबिस किंग उन सभी को एक ही वार में हराता जाता है। एम्बर सातो को ये सब दिखाती है और उससे कहती है कि अब समय आ गया है एबिस किंग को हराने का
अब इसके बाद सातो अपनी सभी पत्नियों से मिलता है, लेकिन यहाँ सिर्फ हिमे ही उसे जाने से पहले किस करती है। इसके बाद सातो नीचे उतरता है और फिर अपनी अंगूठियों की एलिमेंटल पावर्स का यूज करते हुए एबिस किंग के वॉरियर्स को हरा देता है। इसके बाद सातो अपनी तलवार से एबिस किंग पर भी वार करता है, मगर एबिस किंग उसके वार को आसानी से रोक लेता है। अंगूठी से निकलने वाली आवाज सातो से कहती है कि वो अपनी सभी अंगूठियों की ताकत को एक कर दे, और इसके बाद वो सभी रिंग्स आपस में मिल जाती हैं, जिससे सातो की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और अब इसी बढ़ी हुई ताकत के साथ वो फिर से एबिस किंग का सामना करने लगता है। सातो आगे बढ़कर एक जोरदार वार करता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके आसपास के मॉन्स्टर्स वैसे ही मारे जाते हैं, लेकिन लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई थी। एबिस किंग अब भी जिंदा होता है, जबकि उस पर मैजिकल रिंग्स की पूरी ताकतों से एक बार हमला हो चुका था। अंगूठियों से निकलने वाली आवाज भी ये देख हैरान रह जाती है, क्योंकि सभी रिंग्स की ताकत को एक साथ मिलाने पर उससे किए गए हमले से एबिस किंग को हार जाना चाहिए था, पर वो तो बिल्कुल सही सलामत है। और इसके बाद सातो वहीं थक कर गिर पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत उसी एक हमले में लगा दी थी। अब एबिस किंग सातो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सातो को बचाने के लिए सारी राजकुमारियां लड़ाई में कूद पड़ती हैं। लेकिन जब एबिस किंग सातो को बहुत ही आसानी से उठा लेता है, तब सातो का भरोसा इन रिंग्स की ताकतों पर बहुत कम होने लगता है। और इसके बाद एबिस किंग की डार्क पावर जब सातो को निगलने लगती है, तो इससे सातो को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन तभी क्राना वहाँ बीच में आकर सातो को बचा लेती है। एबिस किंग अपने सामने 5 राजकुमारियों को देखता है और फिर वो अपनी डिमोनिक आर्मी को समन करता है ताकि वो इन सभी को खत्म कर सके। अब इसके बाद क्राना गोलेम से लड़ते हुए काफी परेशान हो जाती है, लेकिन एम्बर यहाँ बहुत ही अच्छे से अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन फिर भी इनके लिए हालात बस से बदतर होते जा रहे थे, क्योंकि एबिस किंग के मॉन्स्टर्स ने इन सभी को चारों ओर से घेर लिया था। इस तरफ हारा हुआ सातो बेहोशी में चला जाता है और फिर एक सपना देखने लगता है जिसमें वो हिमे से शादी कर रहा था। लेकिन अचानक ही वो सपना डरावना हो जाता है, जहां एबिस की काली ताकतें सातो को दबोच रही होती हैं। और फिर जब सातो अपने भयानक सपने से जागता है, तब वो अपने सामने कुछ बहुत ही चौंकाने वाला देखता है। एलाबेस्टर उसके सामने होता है। ये देख सातो के होश उड़ चुके थे कि एलाबेस्टर और मार्स एबिस की आर्मी से लड़ने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत थे। सो अब एलाबेस्टर बताता है कि आखिर मामला क्या है। वहाँ इनके साथ इस्मार्दी भी होती है। ये वही मोहतरमा हैं जो एलाबेस्टर से प्रेम करती हैं और ये रिश्ते में नेफ्रिटीज की मौसी लगती हैं। ये मोहतरमा एलाबेस्टर का पीछा कर रही थी और जरूरत पड़ने पर इन्हीं ने एलाबेस्टर और मार्स को बचाया है। और इसके बाद जब सैफिर सभी राज्यों की हालत के बारे में पूछती है, तब एलाबेस्टर उसे बताता है कि सारे राज्य एबिस किंग की काली ताकतों का सामना कर रहे हैं। एलाबेस्टर को अभी भी ये उम्मीद थी कि एबिस किंग को हराया जा सकता है। और इसके बाद ये सभी आर्नेलस के राज्य लौट आते हैं और यहाँ सातो सभी को बताता है कि वो इस दुनिया को बचाना चाहता है। अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले सातो और सभी राजकुमारियां एलाबेस्टर का सामना करते हैं और वो एलाबेस्टर को दोष देते हैं क्योंकि उसने उन्हें झूठी जानकारी दी थी। सारी रिंग्स की ताकत मिला देने के बावजूद भी एबिस किंग नहीं हारा। सो एलाबेस्टर अब इन सबको बताता है कि पुरानी कहानियों में कहीं पर भी डार्क रिंग्स का जिक्र नहीं है और ये डार्क रिंग्स असली रिंग्स की नकल हैं और इन्हीं डार्क रिंग्स की वजह से एबिस किंग की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से सारी अंगूठियों के मिल जाने के बावजूद भी वो हारा नहीं। जिसके बाद एलाबेस्टर कहता है कि अगर वो एबिस किंग को हराना चाहते हैं, तब उन्हें एबिस किंग से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। जो पहला रिंग किंग था उसने एबिस किंग को सील किया था, मगर एलाबेस्टर को ये पता नहीं होता कि उसने ऐसा किया कैसे था। मगर वो ये जानता है कि रिंग किंग का साथ उसकी बीवियों ने दिया था, जिससे रिंग किंग की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एलाबेस्टर बताता है कि अगर इन्हें अपनी ताकत बढ़ानी है, तब सातो को अपनी 5 बीवियों के साथ अपने तन और मन से जुड़ना होगा। इससे इनके बीच का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। और इसके बाद एलाबेस्टर अनाउंस करता है कि वो इन सभी की ब्राइडल ट्रेनिंग कराएगा। अब रात हो जाती है और सातो को यहाँ एक कमरे में जाने के लिए कहा जाता है। जब वो उस कमरे का दरवाजा खोलता है, तब वहाँ पर 5 राजकुमारियां यानी कि सातो की 5 बीवियां उसका वहाँ इंतजार कर रही थी। दुनिया का सबसे ज्यादा खुशकिस्मत आदमी होने के बावजूद भी सातो अपनी पुरानी डरपोक वाली आदत की वजह से यहाँ पर भी आगे बढ़ते बढ़ते पीछे हट जाता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि हिमे सातो का शुक्रिया अदा करती है और इसके बाद वो सातो को अपने माता पिता की कब्र के पास ले जाती है और यहाँ वो अपने माता पिता से सातो की मुलाकात करवाती है और सातो का इंट्रोडक्शन देती है।
और इसके बाद वो सातो को एक और बात बताती है कि उसकी एक छोटी बहन भी है, पर उसने उसे पिछले 10 सालों से नहीं देखा। अब इसके बाद हीमे सातो का हाथ थामकर एक और बार उसे शुक्रिया कहती है, क्योंकि सातो की वजह से ही हीमे को एक बार फिर से अपनी दुनिया में वापस आने का मौका मिला है। यहाँ हीमे को एक बात पता नहीं होती कि एम्बर, नेफ्रिटीज, ग्राना और सैफिर उनके पीछे खड़े हुए हैं, और जब वो उन्हें वहाँ देखती है तब उसे शर्म आने लगती है। लेकिन इसके बाद वहाँ एलाबेस्टर आता है और वो सबको बताता है कि इनकी ब्राइडल ट्रेनिंग के लिए उसने इनके लिए एक परफेक्ट गुरु ढूंढ लिया है, और उससे बढ़िया गुरु इनके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। और फिर इनकी गुरु आसमान से नीचे उतरती है और फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है, मोरियन रावरी नोकानातिका। और दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि हीमे की छोटी बहन होती है, और वो वहाँ पर सातो और अपनी बड़ी बहन का स्वागत करती है। और सातो यहाँ पहली बार हीमे की बहन को देखकर हैरान रह जाता है। और इसी के साथ इस कहानी का सीजन 1 एंड होता है। जब इसका सीजन 2 आएगा तब वो तुम्हें हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वैसे वीडियो को लाइक करके इसे हाइप जरूर से कर देना, क्योंकि हमारी रीच बहुत डाउन है। बाकी सायोनारा।